Let's welcome rank 67 Kasturi Panda ma'am. So Kasturi ma'am is from Odisha. She is a graduate of NIT Rourkela. She is also a rank holder in Odisha Public Service Commission with a very good rank of 14. And rest of the things will be shared by ma'am herself. Let's have a huge round of applause for Kasturi ma'am. Hello everyone. I'm Kasturi Panda. A little bit about myself. I am from Bhubaneswar, Odisha. मैंने अपनी graduation NIT Rourkela से की है in computer science. I graduated in 2019. मेरी UPSC की preparation उसके बाद से ही शुरू हुई है. After I graduated, it took around 4 years to achieve this. ये UPSC में मेरा second attempt था. पहला अटेम्प्ट मैंने 2020 में दिया था, in which I reached till the interview round. Then I skipped the 2021 attempt. I was attempting the state PCS exam back then. फिर 2022 में मैंने दिया and I reached till the interview again and this is where I stand right now. थोड़ी disclaimer दूंगी before I start. मेरी strategy आपको relatable लगेगी. ये है कि मेरी पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन थी एक्सेप्ट दैट सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट के पहले मैं दो दिन के लिए दिल्ली आई थी फॉर मॉक इंटरव्यूज़ एंड ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज लिए थे एंड पूरी प्रिपरेशन घर से थी. आई डिडंट कम टू दिल्ली फॉर अ क्लासरूम कोचिंग. तो स्टार्ट मेरे पास जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे आई लाइक नोटेड डाउन देम सो दैट आई डोंट स्किप ऑन एनीथिंग. तो पहली चीज़ आई स्टार्ट विथ हाउ कोचिंग्स हेल्प. मेरी क्या एक्सपीरियंस रही, what help I did take and how can you benefit as well. तो सबसे पहले क्लासरूम कोचिंग. आई ऑब्वियसली एज एवरी एस्पिरेंट मुझे भी ये था जो हमारी जनरेशन फोमो कहती है, लाइक इफ़ आई डोंट शिफ्ट टू दिल्ली मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहेगी. तो आई केम टू दिल्ली फॉर 2 days. इट वॉज इन जुलाई 2019. प्लान था पूरा रहने का, पूरा फाउंडेशन कोर्स लेने का फ्रॉम एक जो भी है नेबरिंग कोचिंग जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पे एडमिशन भी करवाया था. बट आई डिडंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस. ऐसे पता चला कि सिर्फ 2 घंटे की क्लासेस होगी एंड आई डिडंट लाइक स्टेइंग इन द पीजी. दिल्ली का एटमॉस्फेयर मुझे सूट नहीं किया. मल्टीपल रीजंस थे फॉर विच आई कॉल्ड अप माई पेरेंट्स दैट सेम डे जब मैंने पहला क्लास अटेंड किया था कि आई डोंट लाइक दिस, आई वॉन्ट टू गो बैक. तो उन्होंने सपोर्ट किया एंड द नेक्स्ट डे ही मैंने पूरा रिफंड लेके आई वेंट बैक टू भुवनेश्वर. वहाँ पे सिमिलरली दे वर स्कैर्ड कि आई वॉज नॉट मैच्योर बैक देन एंड आउटस्पोकन नहीं थी. आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस है विच इज़ नेचुरल टू गेट स्कैर्ड. तो मेरे पेरेंट्स सेड कि आप एक लोकल कोचिंग थी वहाँ पे आप एनरोल कर लो. वो भी मैंने किया, ट्राई किया एंड आई डिडंट लाइक जो भी पढ़ाते थे एंड इट वॉज वेरी स्लो. हार्डली 20-30% कवर होता एंड वट एवर इट वॉज आई डिडंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस. तो आई एंडेड द सेम अगेन इन 2-3 days. तो ये मेरी थी. बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई. आई गेव माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम टू डिवाइज कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऑप्शनल कौन सा लूँ, कौन से क्लासेस लूँ, कौन सी मेंटरशिप लूँ, मुझे टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए. फॉर दिस आई गेव माई सेल्फ अराउंड 2 to 3 months से. अगस्त सितंबर से मेरी फाइनल सीरियस प्रिपरेशन शुरू हो रही थी. व्हेन आई प्रिपेयर्ड माई बुक लिस्ट. पहले मैं पूरा बताऊंगी फुल 1 year शेड्यूल क्या है. एक बहुत जनरल क्वेश्चन, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप थोड़ा सिंपल करके बता दो हाउ टू फुल्ली प्रिपेयर फॉर 1 year फिर आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो. उसमें इनिशियली स्टार्ट में आपको चाहिए जो बेसिक्स बुक है, यू कैन कवर दैट.
जो बेसिक्स बुक है हर कोई फॉलो करता है. जनरली मैं बोलूँ तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए आई यूज द ओल्ड एनसीईआरटीज, बट बेस्ड ऑन हाउ क्वेश्चंस आर इवॉल्विंग प्रीलिम्स में भी मेंस में भी इट्स बेटर इफ यू यूज द न्यू वंस फॉर नाउ. या फिर तमिलनाडु वाली बुक्स भी बहुत अच्छी थी. मेरी 2022 वाली अटेम्प्ट में मैंने एक रीडिंग भी लगाई थी ऑन द ऑनलाइन PDF वर्जन आई फाउंड ऑनलाइन. फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हो. आई डिड दैट पूरा फ्रॉम एंड टू एंड. पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट मैंने वहाँ से कवर नहीं की थी. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बताऊँ तो इट वाज प्रतीक नायक सर्स लेक्चर फ्रीली अवेलेबल है. आप उनके PPTs डाउनलोड करके मैंने देखा था, लेक्चर्स नहीं देखा था, PPTs नोट्स फॉर्मेट में ही थे. तो आई टुक द होल वर्ल्ड हिस्ट्री का बैकग्राउंड आइडिया एंड ऑल फ्रॉम देयर. फिर ज्योग्राफी का मैंने 11-12 की NCERT देखी थी एंड राजतनिल मैम्स जो यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियोस वो भी देखा था. उसके बाद पॉलिटिका आई सेड लक्ष्मीकांत. गवर्नेंस एंड छोटे छोटे जो भी पार्ट्स हैं उसके लिए आई यूज मिसलेनियस रिसोर्सेज, जैसे करंट अफेयर्स की PDF हो गई जो कंपाइलेशन हो जाती है PT 365 एंड मेंस 365. बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको भी डाउनलोड करके आई यूज इट एज फॉर माई कन्वीनियंस. जो भी मुझे रिलेटेबल लगा, मुझे ऐसे फील हुआ कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आई यूज टू नोट देम डाउन. इवन टॉपर्स कॉपीज, विजन की वैल्यू एडिशन मटेरियल्स मुझे मेंस के टाइम में नोट्स बनाने में बहुत हेल्प हुई थी. फिर IR सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ से किए थे. एनवायरनमेंट के लिए आई गेव अ रीडिंग टू द शंकर IAS वाली बुक, मार्केट में अवेलेबल होती है. इकोनॉमी के लिए आई प्रिफर्ड मृणाल सर के जो क्लासेस हैं एंड द हैंडआउट्स एंड नोट्स. डू यू वांट टू से समथिंग? ओके. फिर एथिक्स के लिए तो मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर स्ट्रैटेजी देखी थी शुरू में ही. ऑलमोस्ट आई रेफर टू अराउंड 30 to 40 टॉपर स्टॉक टू डिवाइस की क्या क्या करना होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि क्या क्या करना चाहिए. तो एथिक्स के लिए आई फाउंड आउट कि एक तो डेफिनेशंस आपको बुक से मिल सकती हैं, बट उसके बाद वाली जो कंटेंट है वो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू बाय आवरसेल्फ. तो वो डेफिनेशन के लिए आई यूज्ड G सुब्बाराव सर्स बुक, वो PDF जो अवेलेबल थी उससे मैंने थोड़े डेफिनेशंस कलेक्ट करके अपने नोट्स में एथिक्स के लिए और फॉर्मेट्स बना लिए थे. फिर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड देन उसको आई विल कम बैक टू इट लेटर. ये मेरी शॉर्ट में बुक लिस्ट है. फिर ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है. एक चीज़ शुरू में बहुत कन्फ्यूजन था. आई कम फ्रॉम अ इंजीनियर बैकग्राउंड और मेरी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है जो UPSC ऑफर नहीं करती है एज एन ऑप्शनल. तो ऐसा है कि मुझे तो कोई अलग ही सब्जेक्ट लेना था. तो आई ग्लैंस्ड अपॉन ऑल द क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्शंस है एंड आई हैड टू चूज बिटवीन या तो मैथ्स ले लेती हूँ या फिर कोई ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट. मैथ्स की सिलेबस बहुत बड़ी थी एंड सिंस बाय दैट टाइम आई हैड डिसाइडेड कि आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ. तो वो भी ऑप्शनल भी मैं खुद ही करूँगी, तो मुझे बहुत बड़ा लगा. दैट वॉज ए प्रैक्टिकल डिसीजन कि मुझे एक ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन लेना चाहिए. देन आई लुक्ड इनटू सिलेबस जो भी है, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनरल ऑप्शनल्स बच्चे लेते हैं, सोशियोलॉजी का हो गया एंड ऐसे 3-4 ऑप्शन मैंने देखे एंड मुझे इसका सिलेबस थोड़ा बेटर लगा, रिलेटेबल लगा एंड आई कुड यूज़ इट्स इंफॉर्मेशन इन GS एंड थोड़े ऐसे रिसर्च भी किया था. इसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे. उसके भी ड्रॉबैक्स में मैं बाद में आऊँगी. फिर अल्टीमेटली आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट कि इसी ऑप्शनल पे ही मुझे आना है. आई लाइक कॉन्टैक्टेड अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स इन सर्विस हैं जो लोग. उड़ीसा में एक जनरल ट्रेंड होता है कि बहुत लोग सोशियोलॉजी लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग डिसीजन नहीं था, बट एक वो श्योरिटी मुझे कभी नहीं थी. इवन मिडवे ये 4 साल में आई हैव मल्टीपल टाइम्स मैंने सोचा कि मैथ्स ले लेती तो बेटर होता, बिकॉज ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में ग्रे एरिया होता है. आप कितना भी लिखो यू विल नेवर 100% अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिमांड एंड पूरे मार्क्स कैसे लाने, वो डिफिकल्ट हो जाता था. बट फिर ऑन दिस साइड इफ आई कैन से कि ऑप्शनल पे शायद ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए टू चूज़. मैं ये बोलूँगी कि आप ऑप्शनल कुछ भी लो, UPSC इज़ ऑल अबाउट एफर्ट एंड हार्ड वर्क. वो बिना करे तो कोई भी ऑप्शनल नहीं होगा. आपको उतनी एफर्ट देनी पड़ेगी. ह्यूमैनिटीज़ हो तो अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होनी चाहिए, उतना टाइम आपको उस ऑप्शनल को भी देना पड़ेगा टू रिफाइन योर आंसर्स, टू अंडरस्टैंड आंसर राइटिंग कैसे करनी है. मैथ्स होगा तो आप सिलेबस में आपको बहुत टाइम लगेगा कवर करने में. ऐसे हर ऑप्शनल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो देखिए. एंड आप अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं.
एंड कोई नया चाहे वो ले सकते हैं, बट हार्डवर्क एंड एफर्ट सब में इक्वली करना है. आप हर टॉपर की बात सुनिए एंड आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट में ही रैंक्स आते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी इज बाइस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑप्शनल. एक ट्रेंड बन गया है कि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी लेते हैं. यू कैन ऑल्सो चूज दैट. तो वो अपना डिसीजन बनाइए. जो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी. यूपीएससी में आए तो 85 to 90% ऑफ द वर्क, इवन मोर देन दैट, मैं बोलूँ अपना 95 to 97% ऑफ योर वर्क आपको खुद ही करना चाहिए. एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढें और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना बने कि कोई मुझे पूरी तरह से ये समझा दे या बता दे कैसे करना है. कोई समझा भी दे, अल्टीमेटली यू शुड बी द डिसीजन मेकर कि मुझे ये काम आ रहा है या नहीं. इफ़ देर आर 900 पीपल इन द लिस्ट दिस टाइम, देन हर किसी की 900 टाइप्स ऑफ वेज हैं टू सक्सीड. नो वन विल बी पर्टिकुलरली एग्जैक्ट. तो वैसे आपकी अगर नेक्स्ट टाइम नाम आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी मेरे साथ या किसी और टॉपर के साथ पूरा सेम हो. आपकी अपनी अलग ही होगी. एंड ट्राई टू डिवाइस दैट ऑन योर ओन कि आपको क्या सूट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बेसिक रिसोर्सेज कवर कर लिया है. आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई टेलीग्राम चैनल हियर. आपको अगर मेरी रिसोर्सेज से कुछ हेल्प हो तो ज़रूर ले लें. एंड जीएस और ऑप्शनल में टाइम कैसे डिवाइड करना है, आई यूज़ टू डू दिस. ये पूरे 1 ईयर की शेड्यूल के इंक्लूडेड ही मैं बोल रही हूँ, जो बेसिक पढ़ाई वाली टाइम थी. तो या तो मैं सुबह जीएस करती थी या शाम को ऑप्शनल करती थी, या फिर ऑन सम डेज व्हेन आई गेट बोर्ड इन द मॉर्निंग तो मैं सोशियोलॉजी उठा लेती थी, इवनिंग में जीएस. तो इसमें मेरी स्ट्रैटेजी बहुत फ्लेक्सिबल थी. आई वॉज नेवर रिजिड एंड आई नेवर बर्डन माई सेल्फ कि मुझे ये अभी करना है, मतलब अभी करना है, नहीं हो तो गिव अप करना है. वो एटीट्यूड नहीं लाए. आपको कोई शेड्यूल आपने खुद बनाई है, आपको सूट नहीं करी है तो उसको आप चेंज करें. आपको एक हफ्ते में 2 टेस्ट लेनी है. अब बाद में आप जब बहुत सारे प्रैक्टिस कर लोगे तब आप एक हफ्ते में 7 टेस्ट भी दे सकते हो. तो दैट विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या है. कोई स्ट्रैटेजी गलत नहीं है. आपको जैसे सूट करिए आप वैसे कीजिए. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मैंने ली थी. आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट. जब बेसिक प्रिपरेशन कर रही थी, आई हैड एज एवरी अदर एस्पिरेंट कि याद कैसे रहे. बाद में व्हेन वी कम बैक टू अ पर्टिकुलर टॉपिक वी फील लाइक मुझे कुछ भी याद नहीं है. इट ऑफन हैपन्स विथ बल्की रिसोर्सेज. तो मैंने ये लिया था. मैंने जब आई वॉज डूइंग द बेसिक बुक्स पार्ट तो मैंने एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ले ली थी, प्रीलिम्स वाली, सो दैट आई टेंड टू रिमेंबर द थिंग्स. एक चीज़ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेल, जब हम मतलब कोई चीज़ सही से कर रहे हैं कोई टेस्ट में, वो कम याद रहती है. जो कोई गलती हो जाए किसी टेस्ट में तो वो ज़्यादा याद रहती है. तो आई यूज़ दिस लॉजिक कि मैं बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर लूँ. द एज मैनी एरर्स एज आई डू आई विल गेट बेटर विद टाइम. मार्क्स कम आए, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मार्क्स कम आ रहे हैं, इसके लिए क्या करें. मैं बोली खुश हो जाओ. मार्क्स कम आ रहे हैं मतलब आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको वही चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी. एंड फाइनल एग्जाम के बारे में सोचो. मॉक टेस्ट इज़ नॉट योर फाइनल टेस्ट. उसमें मार्क्स कम आए तो अच्छा है, आप एनालिसिस करोगे एंड देन यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ. एंड क्वेश्चंस उसी बैंक से ही आएंगे. क्वेश्चन विल नेवर कम समथिंग पूरा आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको हेल्प होगा. एंड प्रीलिम्स में तो है, कोई नहीं तो कोई एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे कि इसके बारे में मैंने पढ़ा था एंड दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. ऐसी हेल्प आपको मिल जाएगी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे. बीच में मैंने जो भी सारे रिसोर्स कवर किए थे, थोड़े थोड़े मैंने ये टाइम भी दिया था. एज आई रोट ARC2 के जो रिपोर्ट्स है, नीति का एक 3 ईयर एक्शन प्लान वाला रिपोर्ट था. इकोनॉमिक सर्वे का मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था. ये एक सजेशन थी इन मृणाल सर्स कोर्स कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है व्हेन यू राइट, तो आप इसको देखिए कि एक्चुअली गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में लिखते कैसे हैं. ये आप इकोनॉमिक सर्वे के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे तो आपको वो हैंग मिलेगी, आपको समझ में आएगी कि आंसर्स कैसे होते हैं. एंड वो भी आई ऑल्सो पर्टिकुलरली फेल्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड. हम आंसर्स लंबा करके, एक गौरव सर का आपने देखा होगा टॉपर स्टॉक, तो ही ऑल्सो सेज कि हम इंजीनियर्स वी टेंड टू राइट एवरीथिंग इन 2 to 3 वर्ड्स वाला पॉइंट्स. यूपीएससी में भी पॉइंट्स में लिखिए बट 2-3 वर्ड सफिशिएंट नहीं होते, थोड़ा एलाबोरेट कीजिए. वो वाली एलाबोरेशन स्किल मेरी इकोनॉमिक सर्वे की इंट्रोडक्शन वाली रीडिंग से ही आई थी.
एंड योजना, PRS इंडिया, कुरुक्षेत्र, ये सारे मैगजीन्स में रेगुलरली नहीं पढ़ती थी. whenever you get time, सोने जाने से पहले या फिर सुबह कुछ एक पढ़ लिया. तो ऐसे मैंने मिसलेनियस थोड़ा थोड़ा किया था. कोई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट या टॉपिक कुछ मिल गई दैट आई शुड रिमेंबर दिस और आई कैन यूज इट समवेयर, तो मैं लिखती थी. रेगुलर पूरा कंपाइल्ड नोट्स मेरे नहीं थे. नोट्स कैसे बनाना है, आई विल कम टू इट लेटर. प्रीलिम्स का मैंने कवर कर दिया. देन आई से कि जो ये 1 year शेड्यूल, आई विल कम बैक टू दैट. तो ये आप मुझे ऑलमोस्ट 7 to 8 months लगा था टू फिनिश द बेसिक प्रिपरेशन. जो बुक्स मैंने बताई, एंड सोशियोलॉजी के लिए ऑल्सो इट वॉज दोज बेसिक बुक्स जो शुरू स्टार्टिंग आई डिड विथ इग्नू, NCERT, हालाम्बस. तो वैसे ये बेसिक प्रिपरेशन उसमें ही थी. ऑप्शनल की आपकी जो भी है आप टाइम डिवाइड करके उसको ख़त्म करें. देन प्रीलिम्स के लिए एक जनरल एडवाइस है कि आप 2-3 महीने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए दे दो, बिकॉज इट इज़ गेटिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस. हर साल वो इवॉल्व होता रहेगा, कभी भी सेम लेवल पे नहीं रहेगा. इफ़ यू सी द डिफरेंस बिटवीन 2017 and 18 पेपर, एक बहुत बड़ा लीप भी था प्रीलिम्स में. द ऑप्शंस वर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट. कैसे एलिमिनेशन एंड जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती है, जो ट्रिक्स हम बोलते हैं, दे आर नो लॉन्गर वर्किंग. तो वो मैं बोल सकती हूँ आई नेवर डिपेंडेंट ऑन दैट, बिकॉज मेरी प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन बहुत डिटेल्ड थी, बहुत लंबी थी. ये वाली फेज में मैंने आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं की थी. आई नेवर फोकस्ड ऑन मेंस बिफोर आई एक्चुअली क्लियर्ड माई 2020 प्रीलिम्स. आंसर राइटिंग पूरे बाद में ही शुरू की. आई वॉज लाइक रियली स्कैर्ड. प्रीलिम्स ही है जो आपको पूरा एलिमिनेट कर देती है. यू विल नेवर गेट अ चांस टू राइट मेंस. मेंस में अच्छा बुरा तो बाद में होगा, पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए. दिस वाज माय माइंडसेट, तो आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट. प्रीलिम्स की मेरी प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी. यस, इट इज़ ट्रू दैट कट ऑफ में आपका आ जाए तो उससे ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं चाहिए, बट कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी प्रीलिम्स अभी डिमांड करिए कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी डिटेल्ड हो. हो सके तो वो कीजिए. एंड अगर आप प्रीलिम्स में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो माई सोल्यूशन टू दिस वाज अ लॉट ऑफ फुल लेंथ टेस्ट. जब मैं 2020 में प्रीलिम्स दिया मैंने पहला वाला, इट वाज फर्स्ट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन जून, बट फिर कोविड आया तो 4 महीने शिफ्ट हो गया था एग्जाम. इनिशियली 3 महीने में आई डिसाइडेड कि मैं अराउंड 30 फुल लेंथ टेस्ट दूंगी, 25 to 30 बेस्ड ऑन हाउ मच आई कैन प्रोसीड. बट फिर जब टाइम ज़्यादा मिला तो ये नंबर इट वेंट अराउंड टू 50 to 55 बिकॉज टाइम था. एंड आई वॉज गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट मैंने बहुत सारे लिए थे. विजन का अभ्यास दिया था, विजन का सेट ऑफ 10 टेस्ट वो दिया था. एंड देयर आर मल्टीपल जो भी कोचिंग्स है, सारे क्वेश्चंस आजकल बहुत अच्छे एंड डिफिकल्ट एंड बेस्ड ऑन UPSC आ रहे हैं. तो आपको जो भी लाइक इफ़ आई से वट एवर कैचेस योर फैंसी, जो भी टेस्ट अच्छा लग रहा है वो आप उठा के दे सकते हैं. मैं प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको फ्री में आजकल मिल जाएंगे. मतलब नॉट नेसेसरीली कि इसी साल की प्रीलिम्स दो, वो भी आप करोगे तो वो भी आपको रिविजन जैसे ही काम आएगा. ऐसे मिला के मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, विच इज़ वाई मेरी दोनों ही अटैम्प्ट में आई कुड ईजिली क्लियर द फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ एज वेल. नॉट ईजिली, आई चेंज माई वर्ड, ईजी कुछ नहीं होता है, बट अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव करोगे तो यू कैन सेफली क्लियर दिस. सिमुलेशन की बात करूँ तो पीपल अक्सर ऐसे बोलते हैं कि लग्जरी में बड़े हो, AC रूम में बैठो, AC रूम में पढ़ो. बट एक एडवाइस थी जो मैंने खुद की है, एडवाइस है आप सबके लिए. जब आप प्रीलिम्स का कोई टेस्ट लिख रहे हो, ट्राई करो कि AC बंद करके टेस्ट लिखो, बिकॉज एग्जाम हॉल्स में AC नहीं होते हैं. एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी ह्यूमिड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ मैं एग्जाम देती थी. बहुत प्रॉब्लम होती है 2 घंटे में सब कुछ, बिकॉज प्रीलिम्स इज लाइक कम्प्लीटली योर स्टेट ऑफ माइंड. आपको 2 घंटे कुछ और नहीं सोचना है. पेपर इतना लेंदी है, तो इवन इफ यू आर लाइक स्पेंडिंग सम टाइम इन हाउ मच हीट इज देयर इन द एग्जाम हॉल, तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस एकदम नहीं रहना चाहिए. तो मेरी सिमुलेशन ऐसी थी, फैन AC सब बंद करके आई यूज्ड टू डू, सो दैट बॉडी उसके साथ एक्लिमेटाइज हो जाए कि प्रीलिम्स में पूरा 2 घंटा यू शुड बी ओनली इमर्स्ड इन योर पेपर, नथिंग एल्स शुड कम टू माई माइंड. तो ये याद रखें. एंड D-Day बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए. जब आप जाएं अच्छे से कीप मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ वेल, ऐसे बिना सोए तबीयत खराब करके ना जाएं. 7-8 घंटे सो जाना. नींद नहीं आती अक्सर डर से, बट इफ एटलीस्ट यू क्लोज योर आईज एंड स्लीप फॉर सम टाइम, इट विल गिव रेस्ट टू योर बॉडी. तो वो ज़रूर करें, डर के नहीं जाना. एंड प्रीलिम्स का एक चीज़ है,
कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैंने इतने टेस्ट नहीं दिए हैं, ये नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं होगा. बट आई थिंक आप अगर 1 साल की जो प्रिपरेशन है वो अगर इट इज़ ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन्स, जो भी डिमांड है आप पूरी कर रहे हो, बिकॉज एवरी एस्पिरेंट जो बेसिक्स बुक्स है सबकी सेम है. तो इट्स नॉट लाइक कि क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट थे, क्वेश्चन हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है. अगर आपको लगता है कि इसमें कम अटेम्प्ट हो सकता है तो हर कोई कम ही करेगा, नेचुरली कट ऑफ कम हो जाएगी. जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट ना करें एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. अगर आप वो बेसिक चीज़ें ठीक से नहीं कर रहे हो देन यू शुड मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि आप रेस से बाहर जा रहे हो. जो बेसिक डिमांड्स हैं वो हर एस्पिरेंट पूरी करेगा एंड उतने जो इजी क्वेश्चंस हैं 30 से 35 वो हर कोई करके आएगा. अगर आप वहाँ पे लूज कर रहे हो मार्क्स देन यू आर आउट ऑफ द रेस. आपकी कंपटीशन मीडियम और डिफ़िकल्टी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसी से ही सबकी आएंगी. अगर ट्रिवियल चीज़ें सोचोगे कि मैंने टेस्ट नहीं किया था, ये नहीं किया था, बेटर यू यूज़ दैट टाइम टू रिवाइज अ लॉट ऑफ योर बेसिक बुक्स. मैं रिविजन की एक क्वेश्चन थी विच आई गॉट फ्रीक्वेंटली, मैम आप रिविजन कैसे करते हो? तो आई हैव गॉट सम स्कैन्स ऑफ माई जो भी बुक्स या नोट्स मैं करती थी, तो आई विल शो इट टू यू एज अ एग्जाम्पल. सब कुछ नहीं है बट दिखा दूंगी. मेंस के लिए आई विल कम टू इट लेटर. आंसर राइटिंग कैसे करना है एंड फुल लेंथ टेस्ट मैंने कैसे दिया था. करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स पहले शुरू में फर्स्ट आई डेवलप्ड मेरी आदत नहीं थी हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ने की. वी ऑफन यूज टू लाइक ग्लैंस ऑन फोन एंड लैपटॉप में थोड़ा देख रही थी. बट इट्स अ गुड हैबिट कि आप हर दिन सुबह शाम को जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको अच्छा लगे, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए. न्यूज़पेपर से मैंने नोट्स नहीं बनाए थे शुरू में. आई ओनली ऑर्डर्ड द हिंदू. लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट के 1-2 महीने पहले आई ऑल्सो ऑर्डर्ड इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट का भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था. ये इनिशियल लेवल ऑफ प्रिपरेशन में ज़रूरी नहीं है, आई एम जस्ट कन्वेइंग कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी. आप कोई एक न्यूज़पेपर हर दिन पढ़िए. आपको लगता है आपको नोट्स बनाना चाहिए तो यू कैन मेक. एंड मैंने कोशिश की थी, इट डिडंट सूट मी. नोट्स बनाने बैठोगे तो इट टुक मी अराउंड लाइक 2 to 3 hours. तो आई थॉट कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, जबकि इतने सारे कोचिंग वाले जो कंपाइलेशन कर रहे हैं दे आर ऑलरेडी डूइंग द हार्ड वर्क, तो उसमें मैं और ज़्यादा क्यों दूँ. एंड उतना तो कवर मैं भी नहीं कर पाऊँगी नोट्स लिखूँ तो. इट्स जो विजन की भी PDF आती है जो मंथली फ्री में मिलती है, वो मैं हर महीने डाउनलोड करके पढ़ती हूँ. वहाँ से भी मैंने नोट्स या रिविजन वहाँ नहीं किया था. बट इट्स द थिंग इज, आप एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप एक बार वो PDF देख रहे हो, तो मेरे दिमाग में था वो रिविजन साथ में चल रहा है. एट द एंड ऑफ द मंथ जब PDF आ जाए, आप सब कुछ एक साथ देख रहे हो, तो रिविजन भी हो रही है. वहाँ से मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. नोट्स थोड़े थोड़े एनरिच करने के लिए आई डिड टेक पॉइंट्स फ्रॉम PT 365 एंड मेंस 365. उसको बार बार रिवाइज करके आई वेंट विथ माई बेसिक बुक्स बिफोर द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम. मंथली कंपाइलेशंस मैं सिर्फ रीडिंग करती थी. एज आई सेड, ऑफन आई यूज टू हाईलाइट थिंग्स सो दैट दिमाग में रहे कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है. कहीं लिख के नहीं रखती हूँ, बाद में आके भी नहीं देखती हूँ, बट इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज विच यू कैन अडॉप्ट एंड इट इवेंचुअली हेल्प्स. कुछ कोचिंग्स के हैं वेबसाइट पे, यू विल गेट सम डेली टेस्ट्स कि प्रीलिम्स के रिलेटेड वो स्टेटिक या करंट अफेयर्स से करते हैं. कभी कभी बैक इन 2020 एंड इवन मतलब उसी अटेम्प्ट के बीच में, तो आई हैड दिस हैबिट कि कभी कभी, नॉट एवरी डे, वीकली 2 बार 3 बार ऐसे आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई पेट. मतलब छत पे जाके थोड़ा मेरा रिजुविनेशन टाइम होता था. उसी टाइम पे ही आई यूज टू गिव लाइक 5 to 10 minutes एंड थोड़े 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. इट जस्ट पुट्स यू इन अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. कैसे एलिमिनेट करना है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करना है. सो मतलब फ्लो में जाना चाहिए. उसको आप ज़्यादा टेंशन में ना लें. जब पूरी अच्छी वाली टेस्ट मैंने दी थी, दोज वर ओनली द फुल लेंथ टेस्ट. PT 365 एंड मेंस 365 के लिए मैंने बता दिया है. एंड बाकी जो PDFs थे उसमें मुझे मेजर हेल्प मिला इन कवरिंग करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्कीम्स. जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, गवर्नेंस रिलेटेड, जो गवर्नमेंट स्कीम्स की कंपाइलेशन आती है उसको देख के जाए, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. आप किसी भी कोचिंग के उठा सकते हैं. बहुत आई ऑल्सो यूज लाइक मल्टीपल 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने देखा था टू चेक मैं कुछ इफ़ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. एक होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की PDF, शंकरा इज पब्लिशेस दैट.
यू कैन डू दैट. वो मैंने देख के पूरा हाईलाइट करके रखा था, सो दैट टू क्लियर आउट योर माइंड. यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसका क्या फंक्शन है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट दिमाग में हो तो हेल्प हो जाती है. एंड मेंस में ऑल्सो दीज क्वेश्चंस कम, मतलब कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन GS2 में तो पूछते ही हैं. आपको पता होने चाहिए कब मतलब व्हाट इज इट्स एम एक्चुअली, फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन करती है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कितने मेंबर्स होते हैं, हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड, ये सब बेसिक आपको वहाँ से मिल जाएंगी. कमिंग टू दैट मिलियन डॉलर क्वेश्चन, नोट्स कैसे बनाना है, आप रिवाइज कैसे करोगे. तो मेरे नोट्स ये थे, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी. आई लाइक टू से इज कि मैं पहले PYQs को अपना बाइबल बनाइए. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्रीलिम्स का, आई डिड सिंस 10 years 2011 से व्हेन आई गिव इन 2020 2010-11 की एक बुक भी आती है जिसमें कंपाइल्ड सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी. बट टेस्ट पेपर भी मैंने उठाई थी फ्रॉम द ईयर व्हेन सिलेबस चेंज हुआ था 2013 से. तो आप पूरे 100 क्वेश्चंस को टाइम दे के एनालाइज कीजिए कि थीम्स क्या क्या है. मतलब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं. देन यू विल लेटर रियलाइज, जब आप फुल लेंथ टेस्ट भी दोगे तो आपको गलतियाँ ज़्यादा किस सेक्शन से हो रही हैं. एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री वाली पार्ट ही ज़्यादा ट्रिकी आती है. अभी पॉलिटी में भी क्वेश्चंस बहुत कन्फ्यूजिंग आ रहे हैं, बट आप अगर मतलब कंटिन्यूसली क्वेश्चंस चेक करोगे यू विल गेट अ हैंग कि मतलब UPSC एग्जामिनर के माइंड में क्या थी जब ये क्वेश्चन बनाया गया. Often polity में there are confusing questions, but you will find कि 2018 या 19 I'm unable to recall the exact question, but कुछ थी कि 2-3 options similar लग रहे थे and correct भी थे. But UPSC often chooses कि NCERT में जो verbatim available हो answer वही सही जाए. तो that time I also came up with this class 11 की जो polity वाली book थी Indian Constitution at Work, तो उसको मैंने एक बार रीडिंग लगा ली थी. एंड जो भी ऐसे डेफिनेशंस आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर, व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन, एग्जैक्टली NCERT क्या बता रही है. इज देयर कैन बी डिफरेंट मीनिंग्स, देयर कैन बी एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग्स, बट UPSC ऑफन अधेयर्स टू व्हाट NCERT सेज. तो उसको मैंने फिर एक बार रीडिंग मार के उसको समझा था. एंड दोनों ही लाइक इन 2022 पॉलिटी वाले क्वेश्चंस मेरे सही भी आ रहे थे, तो आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. ये चीज़ आपको PYQ मतलब रिपीट करने से पता चलेगी. मेंस का अगेन जब मैं नोट्स बनाती थी तो PYQ से आपको वही एक थीम मिल जाएगा इन हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किस किस चीज़ से क्वेश्चन आती है. एंड एक तो आपको जो सब टॉपिक्स तो आपको सिलेबस में ही मिल जाएंगी, बट क्वेश्चंस ऑफन गेट मतलब रिपीट होते रहते हैं. आपको आप क्वेश्चंस बार बार देखोगे देन यू विल रियलाइज 80% ऑफ द कंटेंट, ये जो थीम वाले अगर आप सेग्रीगेट कर रहे हो तो वो 80% कंटेंट सेम ही रहेगा. इट विल इवेंचुअली कम आउट टू सम डिफरेंट काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, या फिर कोई एक करंट अफेयर जो ये टॉपिक चेंज कर रही है, या फिर देयर विल बी डिफरेंस इन द लैंग्वेज, द टोन ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप ये थीम समझ जाओगे कि किस थीम से है, तो यू कैन ईजिली राइट दैट आंसर इन मेंस. व्हाट हैपेंड विथ मी इज मैंने ये एक्सरसाइज बहुत डिटेली किया था. आई रिकॉग्नाइज द सब टॉपिक्स एंड जो भी थीम्स थे उसके मेरे पास 2-3 पेजेस के नोट्स थे. नोट्स एज इन वो मेरे फाइनल आंसर्स में आने चाहिए. मतलब इफ़ आई एम इन द एग्जामिनेशन हॉल, आप 30 सेकेंड लीजिए सोचने के लिए कि आपको लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या क्या आना चाहिए. तो दैट आई डिड. फिर उसी टाइम पे ही आई डिसाइडेड कि ये वाला क्वेश्चन का थीम क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन. कीवर्ड को भी ध्यान में रखें. कुछ कुछ होते हैं लाइक इलस्ट्रेट, क्रिटिसाइज, वैसे आपको फोकस करना चाहिए. क्रिटिसाइज हो तो आर्गुमेंट्स फॉर कम होने चाहिए एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट ज़्यादा होने चाहिए. दैट विल मोस्टली डिपेंड कि एग्जाम हॉल में आप कंटेंट को कैसे डिवाइड करो इन दोज 2-3 पेजेस, बट बेसिक चीज़ सेम रहेगी. करंट अफेयर्स इज मोस्टली स्प्रिंकल्ड. करंट अफेयर्स एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, नीदर इन प्रीलिम्स नॉर इन मेंस. अगर आपकी स्टैटिक वाली जो पोर्शन पे उस पर अच्छी ग्रिप है, वो आप कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पा रहे हो, देन आप करंट अफेयर्स वाली क्वेश्चन उसी नॉलेज से ही सॉल्व कर पाओगे. एंड अगेन मेरी आंसर राइटिंग में वही थी कि एक चीज़ मैंने की थी, कंक्लूजन में अक्सर बोलते हैं कि कैची, थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ अच्छा लिखो. तो हर चीज़ में क्या ही इनोवेटिव सोचूं,
तो व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ लिस्ट ऑफ जेनेरिक कंक्लूजन फ्रेजेस मैंने कुछ कलेक्ट कर लिए, ताकि किसी एक क्वेश्चन में अगर मुझे कुछ याद ना है अलग से लिखने के लिए तो आई विल राइट दिस। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सर की एक स्पीच में आप ये सब बहुत ही फ्रीक्वेंटली पाओगे, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, एस्पिरेशनल इंडिया, सबका साथ सबका विकास, ये सब, एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया एट 75, SDGs के जो 14 गोल थे उसको I write it? No, I made a abbreviation for myself and 14 goals मैंने उसको याद किए थे। क्वेश्चन आ रहे हैं पॉवर्टी पे, विमेन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, GS3 हो गया, GS1 में हो गया, GS2 में अगर कुछ एक इंटरनेशनल रिलेशन का याद आया तो SDG 14 याद करो, इट टॉक्स अबाउट जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने कुछ याद किए थे, आर्टिकल 51 में क्या है, आर्टिकल 51A में क्या है। इफ दैट इज like it can relate to the question and it can help me in giving out a positive conclusion, then I'll definitely use it. तो ये सब मैं याद करके गई थी so that I don't spend much time on conclusions. Again, आप आंसर्स को एनरिच करने के लिए डायग्राम, मैप ये सब यूज कर सकते हो। एक चीज बताना चाहूंगी, डायग्राम एंड मैप में बच्चों की अक्सर ये होती है, जैसे ये हो गई सपोज यूपीएससी की आंसर शीट, हमको इतनी स्पेस मिलती है, तो पहले जब मैं आपको पता चले कि आंसर राइटिंग एक्चुअली खराब होती है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। व्हेन आई वाज फर्स्ट लर्निंग कि डायग्राम कैसे बनाना है, मैप्स कैसे बनाना है, तो उतना आप उसको एक बहुत ही हाईलाइटेड है, बहुत ही हाइप्ड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाओ, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स से एकदम क्वेश्चन को बॉम्बार्ड कर दो, या फिर इतना बड़ा बड़ा मैप बनाओ। ये सब मेरे माइंड में भी था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग। तो शुरू में मैंने जो मैप बनाया था, ये 2 लाइन का क्वेश्चन आया, मैंने एक इंट्रो लिख दिया यहाँ पे 2 लाइन, फिर आई यूज टू इंडिया मैप में पूरा ऐसे पेपर को भर के पूरा बनाती थी। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपका अगर ये पेपर है तो आप डायग्राम या मैप बना रहे हो तो इट शुड बी इन अ बॉक्स, पहली चीज, एंड इतना स्पेस से ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए। आप कोई डायग्राम सपोज ऐसे कुछ बना रहे हो कि आप सारे पॉइंट्स इतने में लिख रहे हो, दिस शुड नॉट टेक मोर स्पेस देन दिस। आपके नीचे यहाँ पे 1/3 2/3 स्पेस रहना चाहिए टू राइट योर मेजर कंटेंट। तो देन यू विल रियलाइज कि ये कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डोंट रन आफ्टर फैक्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स, मैप्स बिफोर कवरिंग जो बेसिक कंटेंट है। अगर वो कंटेंट आपकी स्ट्रांग है, आपको मिलेंगी टॉपर्स स्ट्रैटेजी। सुनिए, मैंने भी सुना था, ऑफन दे डोंट यूज दिस काइंड ऑफ जो भी है, मतलब डायग्राम या मैप। मैंने थोड़े थोड़े यूज किए थे, नहीं करके भी दे हैव गॉट इवन हाईएस्ट मार्क्स इन GS। तो इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है कि कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे, मैप बनाओगे, एंड उसमें इफ यू डोंट नो कि मैप में दिखाना क्या है, एवरीबडी हैज सीन एन इंडिया मैप, सिर्फ मैप बनाना सही नहीं है। जैसे कि आप एक मैप बना रहे हो, ऐसे साउथ नॉर्थ में आप कुछ एक डिवाइड कर रहे हो, ऐसे मैंने एक यूज़ किया था फूड प्रोसेसिंग में। आप एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हो इंडिया में यूजिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सिर्फ मैप बना, इसमें यू विल से कि इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है तो इसमें मैप क्यों बनाए, बना सकते हो, छोटा सा मैप बनाओ। देन आई गेव इन लाइक नॉर्थ में कौन से ट्राइबल्स हैं, साउथ में कौन है, ईस्ट वेस्ट में कौन है, एंड क्या क्या कर सकते हैं। जैसे साउथ में कोकोनट, फिशरीज, ये सब हो गया, तो इसको आप लेवलिंग करके अभी मैं बड़ा बना के दिखा रही हूँ, बट आदत बनाओ कि 1 मिनट में, इट शुड नॉट टेक यू लाइक 1 to 2 minutes, इतने स्पेस में आपको मैप कंप्लीट करना है एंड उसका सारा जो भी लेबलिंग वो भी करना है। तो दैट शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस इन योर पेपर। ये बाद में आएगी, शुरू में पहले अपना कंटेंट अच्छे से करो। जो मैंने बताया था जो PYQs थीम्स है, मैंने वही A4 शीट्स में सारे कलेक्ट किए थे थीम्स। इवन मैंने पहले से ही थोड़े से डायग्राम एंड ये मैप्स रेडी करके रखे थे कि ये कहीं पे सुइटेबल हो, तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट इस क्वेश्चन में। एंड समवेयर, जैसे मैंने अभी बताया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में मैंने मैप का यूज़ कैसे किया था। डायग्राम्स हो गया, जैसे हंगर पे कोई क्वेश्चन आया, बहुत सारे पॉइंट्स जनरली आ जाते हैं हंगर में कि फूड फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, फार्मर्स को डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आइडिया आनी चाहिए, विमेंस हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंडिया कैन ईजिली डील विथ हंगर, बट मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है इंडिया में। व्हाट इज स्टंटिंग में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मैल नरिशमेंट व्हाट एक्चुअली, जो स्कीम्स में वो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आई एम सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कम, एंड 2-3 पेज में लिखना बहुत मुश्किल होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होती है जिसके लिए आपके पास कंटेंट ना हो,
बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होती है जिसके बाद बहुत सारे कंटेंट हो एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट इन 2-3 पेजेस, तो उसको इन दैट केस अ डायग्राम कैन हेल्प. उसी केस में आप कुछ हो गया ना, तब जैसे एक हंगर पे क्वेश्चन आया, ये 2 लाइन थोड़ा सा इंट्रो आप दे दिए, एक डायग्राम बनाया, तो आप देखिए 1-2 पेज का कंटेंट उसमें आ जाएगा. फिर अगर क्वेश्चन में पूछा है कि क्रिटिकली एनालाइज की स्कीम में क्या प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन का टोन ये नहीं है कि आप बताओ प्रॉब्लम्स क्या है, यू जस्ट हैव टू से कि प्रॉब्लम्स को हम क्यों अच्छे से डील नहीं कर पा रहे. बट इन दैट केस ऑल्सो मेन्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितना पूछा है उतना लिख लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना इज इम्पॉर्टेंट. तो उस केस में आप एक डायग्राम बना दो छोटा सा, इतना यूज करके. एग्जामिनर शुड नॉट फील कि आप इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो. जैसे मैंने बोला कि हंगर की कोई स्कीम का क्रिटिकल एनालिसिस करो, पहले चीज आप उनको बैकग्राउंड दो, इंडिया में हंगर की प्रॉब्लम है क्या. यू कैन यूज सपोज ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग जो इंडिया की खराब आती है, मैल न्यूट्रिशन के कुछ इंडिसेस नीति आयोग निकालती है कि स्टंटिंग के इतने परसेंटेज हैं, एंड मतलब इस विटामिन्स या मिनरल्स की ही एक्चुअली डेफिशिएंसीज होती है. बट इंडिया में तो एक्चुअली ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है, ओवर प्रोडक्शन है, बट वी आर अनएबल टू फीड इट टू द राइट पर्सन. तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में आप थोड़ा सा कुछ लिख दो, देन बाकी से यू कैन स्टार्ट योर आंसर कि क्रिटिकल मतलब वो स्कीम क्या है, स्कीम के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दो, व्हेन वाज द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड, कौन सी मिनिस्ट्री उसको ओवरलुक कर रही है, एंड देन यू कम टू द प्रॉब्लम्स कि ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे. दैट इज़ हाउ. ये मैंने थोड़ी सी आंसर राइटिंग के बारे में बता दी कि मैंने अपनी कैसे रिफाइन की थी उसको. एंड नोट्स के बारे में बताऊं तो मैंने ये किया था, जैसे प्रीलिम्स के लिए आई ऑफन यूज जो बेसिक बुक्स की ही रिविजन. मेंस के लिए मेरे पास थोड़े थोड़े नोट्स थे, बट प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना होता है, तो सबका नोट्स बनाने के लिए टाइम मुझे लगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बेटर आई यूज़ द बेसिक बुक्स फॉर रिविजन ओनली. तो मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती थी एंड मार्जिन्स में ही आई यूज टू राइट सम न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. तो वो आपको दिखा दूंगी. ये देखिए, ये मैंने ऐसे व्हाट आई मीन विद PYQ एनालिसिस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस, मैंने एक तो बुक से आपको मिल जाएंगी सारे कंपाइलेशंस क्या होता है, बट मुझे लगता है कि एक्सरसाइज जब आप खुद करोगे तब यू मतलब मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड बेटर कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे कहाँ गलतियाँ हो रही है, कौन सी चीज़ न्यू इन्फॉर्मेशन है. आई यूज टू मेक दीज फॉर माई सेल्फ. जोग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट की ऐसे मैंने आई यूज टू टिक देम कि कौन सी क्वेश्चंस में सही हो रहा है, कौन सा सही नहीं हो रहा है. एंड इवन आई यूज टू मार्क इट कि मैं जो एक्चुअली सही कर रही हूँ, इज दैट बेस्ड ऑन माई कंप्लीट नॉलेज, और इफ़ आई एम यूजिंग सम एलिमिनेशन टेक्निक, या फिर मेरे बैक ऑफ माइंड में कोई और इन्फॉर्मेशन था क्या जो मुझे क्वेश्चन में हेल्प कर रहा है. तो आई यूज टू मेक दिस एनालिसिस फॉर माई सेल्फ. एंड जो गलत हो रहा है वो गलत मैंने एलिमिनेशन के साथ किया था या गलत एक्चुअली था बिकॉज आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स. जब एलिमिनेशन में गलत होता है, इट्स अ थिंग कि मतलब 2 आंसर्स एलिमिनेट हो गए एंड देन यू कम टू द 50-50 एनालिसिस. तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों चूज किया and why was I inclined to this option and not that. तो ये सब I used to analyze. ऐसे हर सब्जेक्ट का I used to do, and जो भी मुझे ऐसे लगता था कि ये तो गलत नहीं होना चाहिए, I used to round them and ये सही होना चाहिए. This is how I did my prelims का the previous year questions analysis. नेक्स्ट थोड़ा सा दिखा देती हूँ मेंस का मैंने कैसे किया था. यहाँ पे आई एम शोइंग कि मैंने टॉपिक सेग्रीगेट कैसे किया था. व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय थीम्स. ये देखिए, जैसे GS2 में मैंने पहले ये किया था कि इफ दिस कंटेंट आई एम गेटिंग फ्रॉम लक्ष्मीकांत और दिस कंटेंट आई नीड माय ओन नोट्स ऑन दिस, मतलब इसके लिए मुझे प्रॉपर बुक अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मुझे कहीं से कंटेंट कलेक्ट करके अपने नोट्स बना लेने चाहिए. जैसे कि गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स हो गए. अगर लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन है, CAG से आ रहा है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल, ये सब जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं. आई डिडंट मेक नोट्स फॉर देम. बट गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे
व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, जो प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, स्कीम्स में प्रॉब्लम आ रही है। GS2 में भी हंगर, विमेन इश्यूज, ये सब होते हैं। फाइनेंशियल, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास कंटेंट रेडी होना चाहिए। या फिर जो गवर्नेंस रिलेटेड आते हैं, थोड़े थोड़े एथिक्स के पार्ट भी कोइंसाइड करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है, ई गवर्नेंस कैसे करना है, इसके लिए आई प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स। ऐसे मैंने थीम्स डिसाइड कर लिए थे 1 2 3 4 करके। फेडरलिज्म पे क्वेश्चन, SOP मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन ऑफन रिपीट होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इसके लिए कंटेंट नहीं है। अक्सर क्वेश्चंस ऐसे 1-2 आएंगे जिसको आपको आंसर नहीं पता है, बट उस पर आप बाद में आइए। पहले आई यूज टू एंश्योर कि इतने टॉपिक्स के लिए मेरे पास कंटेंट रेडी होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आए, आई डेंट हैव दिस अप्रोच कि मुझे हर क्वेश्चन में 7 मिनट्स या 15 मिनट्स देना है। आई हैड कि कोई ईजी क्वेश्चन आ गया तो आई राइट फास्ट बिकॉज आई नो द कंटेंट प्रॉपरली। 4-5 मिनट में आई फिनिश दैट 10 मार्कर, या फिर 10 मिनट्स में आई फिनिश दैट 15 मार्कर, सो दैट जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आए उसके लिए आई एम एबल टू गिव सम टाइम टू माई माइंड, मैं सोच के कुछ आंसर लिख सकूँ। मेंस में इट ऑफन गेट्स डिफिकल्ट कि क्वेश्चंस में कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है, ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। एंड दिस इज व्हाट आई यूज टू डू। ये जैसे मैंने GS2 का पूरा किया था, IR का आई केम टू द कंक्लूजन कि क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स पे आएंगे। या तो एक टॉपिक डायस्पोरा होगा, वन विल बी ऑन व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जैसे हमारे नेबर्स के साथ क्या रिलेशन है, या फिर सम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सार्क, व्हाट इज ओपेक क्या है, US के साथ क्वाड क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अदरवाइज देयर विल बी ग्रुपिंग्स, कंट्रीज इन न्यूज़, इसको आप दिस इज वेयर करंट अफेयर्स हेल्प्स यू। करंट अफेयर्स से नोट्स मैं इसलिए नहीं बनाती थी कि कोई क्वेश्चन आया जैसे भूटान या नेपाल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज़ नॉट दैट कि अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप वो लिखेंगे, आप वो नहीं भी लिखें तो चल जाएगा, बट यू नीड टू नो कि बैकग्राउंड में नेपाल के साथ क्या इश्यूज थे। या फिर रशिया यूक्रेन वॉर इज नॉट अ न्यू थिंग हैपनिंग, ये बहुत पुरानी वॉर है, सिंस 1990s। इट्स एन एथनिक प्रॉब्लम, इट्स नॉट जस्ट एन ग्लोबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इसको आप पहले समझिए। अगर आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री वाली स्टेटिक प्रिपरेशन अच्छी है, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, इवन इफ यू डोंट नो कि एग्जैक्टली आज क्या हो रही है वॉर में, फिर भी यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। दैट्स वेयर स्टैटिक प्रिपरेशन हेल्प्स। तो मैंने ऐसे की थी। ये थी GS3 की मेरी एनालिसिस। आई हैव दीज 2 अवेलेबल नाउ। तो GS3 में वैसे मैंने कर लिया था कि थोड़ा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे एक जनरल कंटेंट रेडी होना चाहिए। GS3 में अक्सर क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं। अगर आप सारे कंटेंट एक ही क्वेश्चन में लिख दोगे, यू विल फाइंड कि दूसरा क्वेश्चन भी तो ओपन एंडेड है, तो उसमें कंटेंट डिविजन कैसे करना है। दैट वॉज अ चैलेंज आई फेस्ड। तो उसको भी मैंने कंटेंट ऐसे 2-3 डिवाइड करके 2-2 शीट्स बनाए थे कि अगर सिमिलर क्वेश्चंस आ गए तो हाउ टू डील विद दैट। जैसे कि 2020 में वाटर पे एक ही पेपर पे GS3 में आई गॉट अराउंड 4 क्वेश्चंस। तो मतलब अगर आप पूरा क्वेश्चन शुरू से नहीं देखोगे तो कंटेंट डिवाइड करना भी आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज एग्जामिनर नीड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ नया कंटेंट मिल जाए। सेम कंटेंट आप बार बार लिखोगे तो मे बी मार्क्स कम आएंगे। तो दिस वॉज माई अप्रोच इन दिस टाइम अराउंड। ऐसे फूड प्रोसेसिंग पे आई हैड कंटेंट रेडी। ये जो भी टॉपिक्स है एक्सपोर्ट्स पे, उसके लिए मेरे पास 2-3 पेजेस के नोट्स, एकदम कम, बहुत ज़्यादा नहीं करना। यू डोंट हैव टू फाइंड, बिकॉज अल्टीमेटली आपको 2 पेज 3 पेज ही मिलेगा। यू कांट राइट 5-6 पेजेस। सो जो बोलते हैं मेंस के लिए GS में PhD करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम लेवल नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिविजन कैसे करना है। रिसोर्सेज बहुत बल्कि होते हैं। एक चीज़ तो होती है कि मैंने जब अभी बता दिया कि आई यूज्ड मृणाल सर के जो कंपाइलेशन पूरा बड़ा PDF होता है, वो 1200 पेज का हो जाता है। तो उसको आप रिवाइज कैसे करते थे, मैंने पूरा एंड टू एंड किया था। आई विल शो यू सम बुक्स के साथ एग्जाम्पल लेके कि मैंने कैसे किया था। वो पूरा आप रेप्लिकेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट दिस वॉज माई वे। आपको हेल्प हो तो ज़रूर ले लें। मैं एक एक करके सारे दिखा लेती हूँ आपको। इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ा था, उसके लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे। एंड हाउ डिड आई मेक इट, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ती थी एज आई सेड। वहाँ से आपको एक लैंग्वेज मिलेगा कि क्वेश्चंस आ रहे हैं इकोनॉमी के, तो आई शुड बी कवरिंग दीज थिंग्स।
जैसे कि कुछ नया एक फ्रेज मिल गया, आप अपना आंसर को कैची कैसे बनाओगे, सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल, तो इसको मैंने लिख लिया, आई फाउंड इट ऑन द इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोडक्शन। कोई नया रिसोर्स नहीं है, डोंट रन आफ्टर न्यूअर वंस, ऐसे जो ही फ्रीली अवेलेबल है गवर्नमेंट के जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो आप समझोगे तो आपको एक गवर्नेंस वाली लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। तो ये जैसे मैंने 2017-18 की थी, आई रेड अराउंड 5 to 6 years ऑफ इकोनॉमिक्स सर्वे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की है, जो सेपरेशन है दिस आर ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, क्या क्या मुझे कीवर्ड्स अच्छे फ्रेजेस मिल रहे हैं, आई यूज्ड टू राइट देम, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एश्योरेंस, दिस नोट्स आई प्रिपेयर्ड अराउंड माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एकदम बेसिक लेवल वाली जो मुझे लैंग्वेज पता नहीं थी उसी से ही मेरी डेवलप हो रही थी। दिस इज 2019 वाला जो जस्ट बिफोर कोविड दिस केम। ये देखो, अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी, अनपैरेलल्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी चीज को आपको स्ट्रेस करना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी कैसी होनी चाहिए, यू शुडंट जस्ट राइट कि हाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, जॉब बढ़ानी है, थोड़ी सी एक हैवी वर्ड यूज करो सो दैट एग्जामिनर गेट्स मतलब उनकी आई उसी चीज पे ही जाए कि आपने ये एफर्ट दिया है, यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक यहाँ पे जो समझ में नहीं आती इकोनॉमिक्स में, मैंने डेब्ट वेवर क्या होती है, क्यों करते हैं, आई डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि मतलब लोन माफ कर दिया तो क्यों हो रहा है एंड व्हाई इट हेल्प्स। ये आपको इकोनॉमिक्स सर्वे की सिर्फ इंट्रोडक्शन भी पढ़ोगे, इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड थोड़ी थोड़ी अलग वर्ड्स मिल जाती है बट द सेंटेंसेस आर वेरी सिंपल, समझने में बहुत ईजी होगी। डेब्ट वेवर की मैंने कॉन्सेप्ट क्या होती है वहाँ से मुझे समझ में आई, तो आई मेड दैट नोट। पूरा सब कुछ नोट करके नहीं लिखना था। दिस इज इकोनॉमिक सर्वे 2022। आप देखिए, जब मैं पहले नोट्स बनाती थी आई यूज्ड टू राइट सो मच मोर। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रही हूँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इट विल कम विद टाइम। पहले नोट्स बल्कि होंगे बट व्हेन यू टेंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी में एक बहुत बड़ी चीज़ एक्चुअली फॉर आवर जनरेशन, पहले जब आप पेरेंट्स या फिर जो भी है वो एग्जाम देते थे उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, दे वर नॉट गेटिंग द राइट बुक कि कहाँ से प्रिपेयर करें। बट हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बट ब्रेन में स्पेस तो उतनी है जितनी उनकी थी। तो आप पूरा 50 बुक पढ़ के रट नहीं पाओगे। यू हैव टू अल्टीमेटली डिसाइड, सिर्फ बेसिक बुक हर सब्जेक्ट का एक ही रखिए, उसको आप बार बार देखिए। कनिक सर का मैंने जब टॉपर स्ट्रैटेजी देखी थी, ही सेड दिस कि 90% चीज़ें जब आप एक नई बुक लेते हो उसमें इट विल बी नॉइज। नॉइज मतलब आपने पहले से कवर कर ली है, 10% आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन मिलेगा। फोकस ऑन दैट। रीडिंग एक दिन में आप ट्राई कीजिए कि एक बुक खत्म कर दो। जो चीज़ आपको पता है उसको उस बुक में फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नई बुक पढ़ रहे हो, कुछ नया मिल गया तो बस उसी को लिखो। दिस वॉज द डिफरेंस। मैंने जो पहले वाले नोट बनाई थी उसमें कितना क्राउडेड था, एक ही चैप्टर से मैंने कितना कुछ कलेक्ट कर लिया था। बट देन आई अंडरस्टूड कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जितना ज़रूरत है बस उतना नोट करके रखो। मैं ये भी दिखा देती हूँ। दिस वॉज द मैप आई यूज्ड इन फ्रंट ऑफ माई स्टडी टेबल। तो उसमें मैंने वेल शो यू एंड जूम, तो उसमें भी मैंने अपने नोट्स बना दिए थे। आई डेंट हैव सेपरेट जोग्राफी नोट्स कि मैं इसको रिवाइज करूँ, ये प्लेस क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये क्वेश्चन आता है, दिस इज नॉट अ थिंग ऑफ जोग्राफी ओनली। कोई प्लेसेस इन न्यूज़ करंट अफेयर्स में आ गया तो मैं इसको फिर लिख के याद रखूंगी, इट विल मेक माई नोट्स बल्कियर। तो मैं जो स्टडी टेबल में मैंने ये मैप चिपकाया था उसी में ही आई यूज टू राइट। तो इसके लिए आई डेंट अलॉट सेपरेट टाइम फॉर रिविजन। रिविजन की टाइम कैसे कम करनी है, आई यूज टू डू दिस। ये जब भी मेरे आंख में आ जाएगी आई न्यू कि मैंने ये यहाँ पे लिखी थी। जैसे मलाका स्ट्रेट यहाँ है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो होते हैं, इट्स आई नो इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट तो आपको याद रह जाएगी, बट कुछ कम इंपॉर्टेंट भी होते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट यू नो कि मलाका स्ट्रेट तो आंसर नहीं है। तो दिस इज हाउ प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा नॉलेज हो तो कैसे हेल्प करेगी। मैंने उसको पूरा जूम करके सब कुछ लिख दिया था। आई यूज टू ड्रॉ जो सारे करंट्स हैं, ये ब्राजीलियन करंट हो गया, इधर से पेरू करंट आ रहा है, रेड वाले इज वार्म करंट्स, ब्लू वाले इज कोल्ड करंट। दिस वाज माय वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स इजियर। सेपरेट टाइम नहीं, जब भी पढ़ाई कर रहे हो सीधे आंख तो जाएगी मैप पे। तो दैट यूज टू बी माई मैप रिविजन विच यू कैन से इट वॉज एवरी डे।
सिमिलरली ये इंडिया मैप है, इसमें भी मैंने सारे ऐसे लेबल करके रखे थे वट एवर इन्फॉर्मेशन आई नीडेड। ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे, दिस इज़ वेरी स्मॉल हैंड राइटिंग जो एंड बहुत गंदी, जो सिर्फ मुझे ही समझ में आएगी। तो दैट्स आवर टॉपिक से कि नोट्स को अपना बेसिक बुक से कभी रिप्लेस नहीं करो। दिस आई एम शोइंग जस्ट टू लाइक गिवन, जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बना रहे थे, रिविजन कैसे कम टाइम में करना है, तो दिस वॉज माई अप्रोच। मैं सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप इसको चाहो तो अडॉप्ट कर सकते हो। प्री का मैंने दिखा दिया। आई कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैंने एक रिसोर्स मिस किया था। आई यूज्ड द जनरल जो भी मंथली पीडीएफ्स आते थे। एक बुक मैंने यूज़ की थी बिफोर 2020 प्रीलिम्स के पहले। एक्चुअली माय डैड वेंट टू द मार्केट एंड अक्सर बच्चे ढूंढते हैं कि जीएस का कोई कंपाइलेशन मिल जाए, सिर्फ उसको पढ़ के एग्जाम पास कर ले। तो मार्केट में वही इन्फॉर्मेशन चलती है। माई डैड बॉट दिस फुल सेट ऑफ यूनिक बुक्स, जो कि बाकी मैंने कभी, मुझे पता नहीं उसका कवर भी कैसे दिखता है। आई जस्ट पिक्ड दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक एंड उसको मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे देख लिया था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट में एक चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर मैंने पढ़ी थी। इट विल बी हार्डली 15-20 पेजेस। थोड़े से सब टॉपिक्स थे, जैसे साइंस में डेवलपमेंट्स जो हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, स्पेस, ये सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी में एक्चुअली आते हैं, तो वो मैंने थोड़े थोड़े पढ़े थे। बट अल्टीमेटली व्हेन इट केम टू एग्जाम, मैंने वो बुक की रिसोर्स नहीं ली थी। बट सिंस आई हैड दैट बुक, वाई इंक्रीज माई नोट्स, मेरी हमेशा ये थी कि मेरे पास सब कुछ एकदम छोटे से स्पेस में हो, सो दैट आई कैन रिवाइज एवरीथिंग इन 10-15 मिनट्स। एक दिन में ही बिफोर प्रीलिम्स, लाइक 1-2 दिन में ही मेरे सारे सब्जेक्ट के रिविजन हो जाने चाहिए। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें तो पता हो ही जाती है व्हेन यू रीड अंडरस्टैंड, तो वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई यूज टू कंपाइल देम। ये बुक की एक फोटो है जो एंड में स्पेस थी। आई यूज टू वट एवर, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया था फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट। ये एक हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, दिखा रही हूँ। आई मतलब कलेक्टेड द होल इन्फॉर्मेशन ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बायोटेक्नोलॉजी का अगर कुछ आए, आपको ये बेसिक चीज़ पता हो, तो यू कैन एटलीस्ट एलिमिनेट ऑप्शंस। कोई नया मेडिसिन आ रहा है, कुछ वैक्सीन आ रहा है, तो दिस मे नॉट बी ऑन दिस काइंड ऑफ हार्मोन, या ये टारगेट ऑर्गन तो नहीं हो सकता। दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन हेल्प यू। मैं जैसे दिखा देती हूँ, ये चैप्टर ऐसे थे उस बुक के। दिस वॉज द बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। वो चैप्टर में क्या था, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, तो मैंने बस लिख लिख के भर लिया था वो टेस्ट से कि व्हेनेवर आई लुक एट दिस बुक, दिमाग में ये रहे कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, बट आई एम लुकिंग एट माई ओन नोट्स। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी टू रिवाइज थिंग्स। जैसे ये आप देखोगे, यहाँ पे स्पेस हो गया, लिख लिया, यहाँ स्पेस हो गया, लिख लिया। तो जब भी आप ये कंटेंट रिवाइज कर रहे हो, ये चीज़ भी आंख के सामने आएगी। एंड it tends to become easier to revise when you write yourself. आपको याद रहती है कि मैंने ये चीज़ मैंने लिखी थी, तो ऐसे ही लिखी होगी। एक फोटोग्राफिक टर्म भी है, आप जब बार बार कोई चीज़ को पढ़ते हो, बहुत बार रिवाइज करते हो, तो एग्जाम में इट हेल्प मी कि मुझे याद आ जाती है कि इस बुक के इस चैप्टर के इस पेज में मैंने ऐसा कुछ लिखा था। नॉट एग्जैक्टली पूरी इन्फॉर्मेशन रटनी ज़रूरी नहीं है, बट आप ये बार बार करोगे तो दिमाग में रहती है कि ऐसा कुछ पॉसिबली आई रोट, एंड दिस हेल्प्स यू इन दैट इंटेलिजेंट गेसिंग कि मैंने ही खुद ही लिखा था तो ऐसे होगा। एंड प्रीलिम्स में इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड कि गट फीलिंग के साथ जाओ। अगर आपको पहले मतलब वो इंक्लिनेशन है किसी ऑप्शन के साथ, वो सही ही होगा। एंड दैट इज़ व्हाट यूपीएससी आस्क्स यू। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता होगी, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ये तो मैंने दिखा दिया। स्पेक्ट्रम अगेन अ वेरी बिग बुक, तो उसमें कंपाइल कैसे करना है, उसमें एक हेल्प बुक इटसेल्फ हेल्प्स यू। लास्ट में एक समरी चैप्टर रहती है स्पेक्ट्रम में, तो उसमें व्हाट आई डिड, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो समरी में है। प्रीलिम्स के पहले या मेंस के पहले मैं सिर्फ समरी ही देखती हूँ फॉर रिविजन। फिर भी मुझे ऐसा कुछ लगे कि जब मैंने पहले 2-3 बार मैंने वो पढ़े थे दो चैप्टर्स, व्हेन आई सॉ कि वो चैप्टर्स में अगर कुछ चीज़ें ऐसे कवर नहीं हुई थी, और आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट,
जो टेस्ट अटेम्प्ट करी थी, बट आई थिंक कि वो चैप्टर में इंफॉर्मेशन थी, बट वाई डिडंट दे मेंशन इट इन द समरी. तो मैं समरी में ही अगेन आई यूज टू फिल. यहाँ पे हिस्ट्री का जो एक हो गया कि फ्लो कैसे होता है, जो चेन ऑफ इवेंट्स कि इसके बाद ये हुआ. अक्सर पूछते हैं ऑन ऑप्शंस होते हैं कि ये इवेंट पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था. तो दिस इज हाउ आई मेड माई नोट्स बुक्स में ही. ऐसे देखो यहाँ पे समरी में आई जस्ट रोट सम नेम्स की स्वराजिस्ट और नो चेंजेस. अगर ये नाम आ गए, 2-3 आप याद रख लो. अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया, अक्सर जो पर्सन इन न्यूज़ इन मॉडर्न हिस्ट्री वो आते हैं, तो मैंने ऐसे लिख के रख लिया था सो दैट आई डोंट हैव टू रिवाइज द फुल चैप्टर अगेन. ऐसे 2-2 पेजेस आप पढ़ोगे, कितने 20 चैप्टर्स हैं, तो टोटल 40-45 पेजेस में आपका पूरा रिविजन हो गया. ये जो भी सारे इंपॉर्टेंट है वही मैंने स्कैन करवा के दिखा रही हूँ. जैसे ये हो गया जो मिलिटेंट जो मूवमेंट्स होते थे, उस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछती है, तो वो सब याद रहना चाहिए कि कौन से उसमें फेमस पर्सनालिटी जुड़े हुए थे. ये मैंने अप्रोच बता दिया, ऐसे ही है. बस समरी चैप्टर में ही आई यूज टू राइट ऑल द कंपाइलेशन फ्रॉम द होल चैप्टर. Coming to how to cover the bigger economy syllabus, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बार रिवाइज किया है. जो 7-8 महीने मैंने पहली बार पढ़ा था वो सारे नोट्स को, तो उसी टाइम पे ही मैंने 3-4 बार आई यूज टू डू कि एक दिन एक पढ़ लिया तो नेक्स्ट डे रात को सोते वक्त थोड़ा सा उसको ओवरलुक कर लो. ये सब आप रिविजन में ही काउंट करो. एज मच एज यू सी समथिंग यू विल टेंड टू बी एसोसिएटेड विथ इट कि ये मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, इस टाइम पे किया था, कुछ तो उसके रिलेटेड याद आ जाएगा. दिस इज हाउ रिविजन हेल्प मी. एंड साथ में यहाँ पे भी मैंने वही किया है. ये आप इन्फॉर्मेशन जो साथ में देख रहे हो, इट इज़ नॉट नेसेसरीली समथिंग न्यू. जो नोट्स में ही थे, मुझे लगा कि नोट्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है आई जस्ट यूज टू राइट मार्जिन में या कहीं पे. जब रिवाइज करती थी आई ओनली यूज टू, ये देखो व्हेन आई डिड दिस पिंक हाईलाइट, दिस वाज माय फर्स्ट रिविजन. व्हेन आई डिड द ग्रीन हाईलाइट, दिस वाज माय सेकंड रिविजन. तब मुझे पता थी कि जो पिंक हाईलाइटेड मुझे इंपॉर्टेंट लगी, दैट आई ऑलरेडी नो, तो आई डोंट हैव टू रीड दैट अगेन इन माय सेकंड रिविजन. अगर कुछ नई चीज़ है जो मुझे याद ना हो, एक बार में भी एक क्वेश्चन आया था जब कॉर्पोरेट बॉन्ड पे मैंने क्वेश्चन गलत किया, तो आई केम बैक व्हेन आई स्टडीड दिस, मैंने उसको ग्रीन में हाईलाइट किया कि ये मुझे याद नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम आई विल ओनली रीड दिस. जब ये हो जाए फिर मैं पेन में लिखती थी, पेंसिल में लिखती थी. इट वॉज माई वे ऑफ डिफ्रेंसिएशन कि सब कुछ हर बार रिवाइज नहीं करना है. जो आपको याद है यू कैन स्किप दैट, जो याद नहीं है यू कैन रिवाइज दैट. सिमिलरली ऐसे मैंने बता दिया कैसे थी, पिंक, ग्रीन, पेंसिल, पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, आपको जो भी सूट कर रहा है. दिस इज नॉट टू मेक द नोट्स ब्यूटिफुल. जो बोलते हैं कि ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन, वो नहीं है. दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी ऑफ रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है. ये जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का बहुत इंपॉर्टेंट एक कुछ करंट अफेयर्स भी आते रहते हैं एंड सर कवर करते रहते हैं फ्री वीडियोस में अपडेट्स. तो वो अपडेट्स वाले फिर ऐड करते जाओ तो बहुत बल्कि हो जाएंगे. तो एक बार मैंने क्या किया, जो अपडेट आया था, नई बिल आई थी 2019 में, मैंने नीचे ही 2 लाइन में लिख दिया. अगर एक चीज़ आपको 2-3 लाइन में कवर हो रही है तो वाई गिव योरसेल्फ द बर्डन कि मैं पूरा पेज पढूं. तो दैट वाज माय अप्रोच इन मिनिमाइजिंग माय बर्डन माई सेल्फ. एंड एंड में उसको मैंने ऐसे जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है उसको करके रखा था. लास्ट में आई यूज टू गिव वाइट पेपर्स फ्यू, कुछ ये सब वहाँ से कलेक्टेड है. दिस इज़ नो न्यू इन्फॉर्मेशन. मुझे लगा कि मुझे ये याद रहना चाहिए. जो भी कमिटीज़ के नाम है रिकमेंडेशंस में, मेंस में आई हैड यूज्ड कि ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आई कैन मेंशन कि ये कमिटी का ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन था एंड वी कैन गिव अ वे फॉरवर्ड बेस्ड ऑन दैट कि ऐसे मतलब उसको अडॉप्ट करेंगे तो दिस सिस्टम विल गेट बेटर. ये सारे वहाँ से ही मैंने कलेक्ट करके एंड में रख दिए थे, सो दैट जब भी कोई रिकमेंडेशन वाली चीज़ आए आई डिडंट रिवाइज दैट, आई स्किप दैट. एंड में आई गिव 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा एंड इसको मैं देख लेती थी. ऐसे करके आप पूरा वीक आप देखना 4-5 बार पढ़ने के बाद यू कैन फिनिश ऑल द 6 सेट्स इन 3 to 4 days. मतलब एक पिलर एक 1 like 2-3 आवर्स में मेरे हो जाते थे टिल द एंड.
ये सब सिमिलर चीज़ें हैं, जैसे ये पिलर 3 का हो गया जो इंटरनेशनल वाली पार्ट। ये वाली इमेज आ नहीं रही है, बट इसमें ये था कि आई वांटेड टू से जो पिलर 3 इंटरनेशनल इकोनॉमी की थी, उसमें यू हैव दिस कंपाइलेशन ऑफ MTCR क्या है, वासनर ग्रुप क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप क्या है, इंडिया में किसकी पार्टिसिपेशन है, किसमें नहीं है, वाई इज चाइना ब्लॉकिंग अस, ये सब भी जब थी। मैं जब एक करंट अफेयर्स की PDF सपोज रिवाइज कर रही हूँ, PT 365 पकड़ लो इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उसमें व्हाट आई डिड, अगर उसमें कुछ मिल गया नया तो आई एंश्योर्ड कि मैं जब रिवाइज करूं PT 365 एंड ये वाली बुक दोनों मैं नहीं रिवाइज करूंगी। यहाँ पे अगर मुझे ज़्यादा कंटेंट मिल रही है तो वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट है 2-3 पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स जो भी है उसको मैंने साइड में मार्जिन में नोट डाउन कर दिया था, एंड मैंने वो बुक को अपने लैपटॉप में टिक करके रखा था दैट आई डोंट हैव टू रिवाइज दिस अगेन, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, अगेन कमिंग टू दैट 90-10 जो सर ने बोला था, नॉइज एंड व्हाट इज न्यू इन्फॉर्मेशन, उसको सेग्रीगेट कैसे करना है, देन आई केम टू दिस। तो उसमें मुझे फिर और टाइम वेस्ट नहीं होगा टू लुक इनटू अनदर बिग PDF एंड ब्रिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन, मुझे क्या याद रखनी है। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज टाइम। ऐसे ही हुआ था हिस्ट्री लक्ष्मीकांत का भी मैंने किया, मैं सिर्फ ये दिखा लेती हूँ एंड बहुत बड़ा हो रहा है सब। लक्ष्मीकांत रिवाइज करने का भी मेरा वही था, इट्स अ बिग बुक। आप सॉरी सोशियोलॉजी, तो वो इमेज वाली मैं बोल के ही कर लेती हूँ। लक्ष्मीकांत में देयर वाज अ चैप्टर ऑन पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो दैट विल बी अबाउट, इट्स नॉट अ वेरी बिग चैप्टर बट 8-10 पेज की तो होगी। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब फुल सेंटेंस में है, आपको फुल सेंटेंस तो याद नहीं रखना है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि मैं अपने दिमाग में ये क्यों लाऊं दैट द क्वेश्चन द चैप्टर इज बल्कि, या रिसोर्स बहुत बड़ा है। आप जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें उसके चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको मिल जाएंगी परमानेंट कमिटीज़ क्या है, या जो भी ऐसे नए कमिटीज़ बनती क्यों हैं, कौन से कमिटीज़ हैं, कौन से में परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कौन से में 1 ईयर में एक बार इलेक्शन होता है, कौन सा लोकसभा एंड राज्यसभा में अलग अलग है। लाइक देयर आर सम कमिटीज़ जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते। जो डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है उसी में ही छोटे में आई यूज टू मेक सम लेबल्स एंड वहाँ लिख लेती थी कि कितने मेंबर्स हैं। जैसे एस्टिमेट कमिटी में राज्यसभा से मेंबर्स नहीं आते, पूरे मेंबर्स लोकसभा से ही होते हैं, तो यू कैन राइट दैट नंबर, आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट, 1721 जो भी है, साइड में एक हाइफन लेकर आप लिख दो, एंड देन आई यूज टू राइट RS क्रॉस। ऐसे अपने नोट्स बनाओ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। RS क्रॉस मतलब राज्यसभा से यहाँ पे मेंबर्स नहीं आएंगे। ऐसे कोड वर्ड में आप अपने नोट्स बना सकते हो, यू डोंट हैव टू मेक सेपरेट नोटबुक्स फॉर दैट, बुक को ही यूज कर लो। मोस्टली सारा नोट्स का आई प्रिपेयर्ड, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द एंड। उसके पहले कर रहे हैं ना, हाँ, तो प्रीलिम्स का मैं ये बता दूं, देयर वाज अ क्वेश्चन कि उसको मैंने सॉल्व कैसे किया, मतलब इन दोस हाउ टू यूज दोस 2 आवर्स, कितने फेजेस में आप करो। एक तो जो मैंने 40-50 टेस्ट पहले अटेम्प्ट में दी थी, इस बार मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड ऑल्सो 2-3 मंथ्स में इतना देना पॉसिबल नहीं होता, तो इट कुड भी कभी कभी अल्टरनेट डेज होता है, कभी कभी टाइम मिल जाए तो 2-3 दिन ऐसे लगातार दे दिया, देन 2-3 दिन आई गिव माई सेल्फ रेस्ट। जो मैंने शुरू से बोला, माई शेड्यूल वॉज फ्लेक्सिबल, इट वॉज नेवर रिजिड, कि ऐसा नहीं है कि अभी ये करना ही करना है, नहीं हो पाया थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दे दो, बट एकदम से गिव अप करके भाग नहीं जाना कि मुझे और करना ही नहीं है, दैट शुड नॉट बी द केस। एंड जो टेस्ट में देती थी, आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू डू द सिमुलेशन 2 आवर्स में। उसके बाद टेस्ट खत्म होने के बाद आप जब सॉल्यूशंस, आई यूज टू ग्लैंस इनटू द होल सॉल्यूशंस PDF, जिसका भी हो, विजन का हुआ, वाजीराम का हुआ, राव का हुआ, जो भी आपने किया, उसके सारे कंटेंट के जो सॉल्यूशंस PDF हैं आप उसको अच्छे से देखिए, आंसर्स कैसे, मतलब प्रोसीड कैसे करना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन होता तो आप आंसर सही कर पाते। वो कंटेंट PDF को भी आई यूज टू गिव 2-3 आवर्स, जो मैंने एनालिसिस बताया ऑफ माई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिमिलर एनालिसिस में हर टेस्ट की भी करती थी, ओनली दोज क्वेश्चंस जो गलत थे, गलत क्यों हो रहे हैं, टू अंडरस्टैंड, गिव 2-3 आवर्स ऑफ योर टाइम टू नो दैट, उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए। जो वीकनेसेस हैं उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, जो स्ट्रेंथ्स है उसको आप कम टाइम दे सकते हैं। हाउ टू सॉल्व,
ये पूरे ओवर दिस पीरियड ऑफ 20, 30 और 40, 50 टेस्ट मैंने डिसाइड किया. मॉक टेस्ट आर फॉर योर एक्सपेरिमेंटेशन. उसमें मार्क्स कम आए तो टेंशन नहीं लेना है. अगेन आई एम सेइंग दिस, आप इस पे ही अपना ऑप्टिमम नंबर मिलेगा या ऑप्टिमम मार्क्स मिलेगा जो भी आपको कट ऑफ के लिए चाहिए. सपोज आई थिंक कि मुझे सेफ होने के लिए एटलीस्ट आई नीड टू स्कोर 100, 50% ऑफ द मार्क्स. तो दैट विल बी माई सेफ लाइन. ये डिसाइड हो गया. देन हर टेस्ट में मैंने अलग अलग टाइप के अटेम्प्ट्स लिए थे. 30-40 तो हर टेस्ट में आपको अच्छे से आएंगे ही. ईजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो कवर होनी चाहिए. रेस्ट फिर जब आप डिसाइड करो शुड दैट बी मोर 30-40 क्वेश्चन या फिर 50-60 क्वेश्चन. मतलब कुछ लोगों का अप्रोच होता है 60 क्वेश्चन करेंगे एंड दे आर करेक्ट विथ इट. उनको 115-120 मिल जाएगा एंड दे इजीली क्लियर द कट ऑफ. बट आई एम द पर्सन कि 30 क्वेश्चन गेस करूँ तो सारे सही नहीं होते. तो आई केम अप ओवर द पीरियड ऑफ टेस्ट. मेरा मैजिक नंबर इफ़ यू से तो इट वॉज 90-94 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करती थी. ताकि जो भी गलत हो सही हो सब फ्रॉम द मैथ ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरे मार्क्स 100 के आसपास आ जाए. ऐसे मैंने जो CAG का चैप्टर, कमिंग बैक टू द प्रीवियस थिंग, तो उसमें ये बड़ा चैप्टर था. सब कुछ अगेन याद नहीं रखना है. इसमें जो भी सारे पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट किया, क्या क्या मुझे याद रखना है. मेंस में अगर कुछ आए तो क्या लिखना है. दीज अंडरलाइन थिंग्स विल बी द थिंग जो मैं याद रखूंगी एंड मेंस के आंसर में लिखूंगी. चैप्टर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप या तो इसको हिस्ट्री बुक में देखिए. मैं जो रिवीजन के बारे में बोल रही थी, व्हाट टू स्किप इन रिवीजन, जब भी स्पेक्ट्रम में ऐसा कोई आएगा कि किसी एक्ट को रिवाइज करना है, चार्टर एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 आ गया, तो उसको मैंने अपने स्पेक्ट्रम वाले बुक में ऐसे पेंसिल में स्क्रैच करके रखा था. आई डोंट हैव टू रिवाइज दिस. इसका सारा इन्फॉर्मेशन अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी था तो मैंने ऐसे मार्जिन पे लक्ष्मीकांत में ही रख दिया था. सो दैट दिस पार्ट मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही रिवाइज करूंगी. सॉरी, ये ऐसे ही थे सारे. इफ यू सी हाउ टू रिवाइज वाला बोलो, दिस वाज द पार्लियामेंट्स चैप्टर. इस चैप्टर को तो अराउंड 10-12 बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा बिकॉज द लॉट ऑफ थिंग्स कम इन एज इम्पॉर्टेंट इन दिस. कहाँ से क्वेश्चन आएंगे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. तो या तो याद रखने के लिए आपको यही मतलब मोस्ट चीज़ें देखनी है. स्पीकर हो गया, डिप्यूटी स्पीकर हो गया, तो उसमें चेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं ही डजंट गेट अ कास्टिंग वोट इफ देयर इज अ टाई इन द नंबर ऑफ वोट्स. तो ये सारे जो थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखिए. पूरा सब कुछ रिवाइज नहीं करना है बार बार. मैं जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में बात करी थी, सी दिस, ये मेरा पहला जो फर्स्ट पेज है चैप्टर का. आई हैव मोस्ट थिंग्स रिटर्न. ये पेंसिल में मैंने यहाँ पे लिख दिया था. ये चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आई ओनली रेड दिस चैप्टर. आई नेवर वेंट बैक टू द अदर पेजेस. दिस वॉज माई अप्रोच. आई फॉरगॉट दिस. जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज होते हैं, इलेक्शन कमीशन, ये है द स्टैट्यूटरी बॉडीज, NHRC, SHRC. इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी डिफरेंसेस क्या है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो तो याद रखना ही है. इसमें मैंने सारे लिख दिए थे एक्ट्स कौन से हैं, कौन से एक्ट पास करके ये बॉडी बनाया गया था. तो वो जो सारे पूरे 4-5 चैप्टर्स हो गए, उसका सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके एक साइड वाले व्हाइट पेज में लिखी थी. दिस इज नॉट अ सेपरेट नोटबुक. ये बुक में ही मैंने लिखे थे. एंड जो मेरी गलतियां हो रही है यूज्ड टू सर्कल देम. इसमें मतलब जो सिलेक्शन होती है रिकमेंडेशन कमिटी, उसमें कौन कौन मेंबर्स है, एकदम छोटे छोटे से आई यूज्ड टू राइट PM, LS, RS, HM, मतलब होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा चेयरमैन, मतलब जो स्पीकर हैं वो होने चाहिए मेंबर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन होने चाहिए, जो भी मेंबर्स है वो सब आप याद रखने के लिए मैंने एक ऐसा अपना टेबल बना लिया था. And this was the only thing that I revised before exam, not the complete chapter. Similarly, this was the variation in election commission, UPSC, state, PSC, CAG, auditor general, sorry, advocate general and attorney general. तो उसका मैंने ऐसे एक टेबल बना लिया था कि अपॉइंटमेंट फर्दर पॉसिबल है या नहीं. जैसे UPSC में होता है कि अपॉइंटमेंट पॉसिबल है बट ओनली फॉर प्रमोशन के तरीके.
बट इलेक्शन कमीशन में इट इज़ अलाउड कि फर्दर अपॉइंटमेंट पॉसिबल है. इलेक्शन कमीशन का हर साल रिपोर्ट पब्लिश नहीं करना होता है, तो उसको मैंने क्रॉस कर लिया है. एंड जिनको रिपोर्ट देना होता है वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, गवर्नर को देंगे. आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग इन शॉर्ट. ये डिफेक्शन वाला चैप्टर है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन एंड दिस इज सोशियोलॉजी. यू कैन मिस. कमिंग बैक टू प्रीलिम्स अप्रोच, नाउ आई से कि मैंने वो 2 घंटे में कितने फेजेस में ऑप्टिंग. फर्स्ट फेज माई फर्स्ट फेज it used to be around 1 hour 55 minutes to 60 minutes. तो उसमें आई ensured कि जितने easy question है I'll darken that. वो तो फाइनल का फाइनली करना है. बट साथ में ही अगर कोई जो भी होता है जो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट होगा एंड 2 ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहती है कि ये वाली आंसर सही हो सकती है. एंड इट इज़ क्वाइट लाइक नॉट पॉसिबल कि एंड तक मैं अपना दिमाग बदल लूँ कि नहीं ये नहीं होगा वो होगा. आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ ऑन इम्प्रॉपर डिसीजंस. अगर मेरी कोई इंक्लिनेशन थी तो आई यूज टू बबल दैट, मार्क दैट. तो वो मैंने उसके साथ ही कर लिया था वो 1 घंटे में. देन तो इस इतने टाइम पे आई यूज टू कवर अराउंड 60 क्वेश्चंस. मतलब 30-35 जो अच्छे से आते हैं एंड 25-30 जो ठीक से पता नहीं है बट फिर भी आई लाइक डिसाइड कि मुझे ये वाला तो अटेम्प्ट करना ही है. तो ये हो गया. देन इन द सेकेंड फेज थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस चूज करना है. 20-25 चूज करके आई यूज टू डू कि उसको सोच के एंड ऑल आप आधा घंटा लेके आई यूज टू डिसाइड. ये हो गया. देन अल्टीमेटली एंड में व्हाट आई यूज टू डू, मैंने जो दिमाग में रह गया था कि 90 क्वेश्चंस तो करनी है. क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होता है कि डिफिकल्ट होता है तो ऑफन इट्स लाइक कि ठीक है और नहीं करूँगी, आई एंड एट दैट. बट मेरी ये थी, मैं इसको अपनी प्री डिसीजन मेकिंग बोलती हूँ, दैट पहले से कुछ डिसीजंस करके जाने. एग्जामिनेशन डे इज़ नॉट माई टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. जो मैंने पहले से प्रैक्टिस की है, जो मैंने खुद को ट्रेन किया है, आई विल स्टिक टू दैट. क्वेश्चन ईजी हो या डिफिकल्ट हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आई विल परफॉर्म 90 to 94, चाहे मुझे पता ना हो. दिस वॉज माई वे ऑफ अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स. तो सपोज क्वेश्चंस डिफिकल्ट तो थे, मतलब 2020 में तो 19 से डिफिकल्ट थे, 2020 में उससे पहले से डिफिकल्ट थे. तो एंड में आई यूज टू डू अराउंड 87-88 ऐसे होता था. बट देन दिमाग में वो रहता है कि नहीं, आई हैव टू डू लाइक 3 more 4 more जो भी है. 2020 में आई डिड अराउंड 85 क्वेश्चंस इफ आई रिमेंबर प्रॉपरली. बट मुझे वो 90 के ऊपर लेना था, तो आई अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस मोर. ऐसे ये क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही आइडिया ना हो. जैसे सपोज कुछ मिनरल्स के नाम हो गए एंड वेयर दे आर फाउंड. अगर मुझे मिनरल्स के नाम ही नहीं पता है तो हाउ विल आई नो कि वो कहाँ है. बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे ये अटेम्प्ट लेना है, तो जस्ट फाइंड सम रैंडम लॉजिक. रैंडम एज इन कि आपको बुक में कहीं तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, एनीथिंग रिलेटेड टू इट. जो मैंने फोटोग्राफिक मेमोरी की बात की, मैंने कहीं भी इसके बारे में कुछ लिखा है, कहीं देखा है, कुछ भी रिमाइंड, वो क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है. देन आई यूज टू कम एट सम पर्टिकुलर टिक. इसमें लॉजिक ये थी कि मैं ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही डिफिकल्ट है उसको मल्टीपल्स ऑफ 4 में करूँ. अगेन कमिंग, ये क्रेडिट कनिष्क कटारिया सर की स्ट्रैटेजी में है, दैट दिस इज मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो दिस इज अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कि अगर 4 में से कोई एक एटलीस्ट सही हो गया तो एटलीस्ट आई एम नॉट लूजिंग आउट ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने सही किए होंगे. तो 4 में से अगर एक मतलब 3 गलत 1 सही हुआ तो एटलीस्ट आई एम गेटिंग 0. एंड फॉर्चुनेटली दैट वर्कड आउट. एंड दोनों ही बार में ये 4 और 8 क्वेश्चन में मुझे 0 ही आए थे. सो यू कैन टेक दिस और नॉट टेक दिस, इट डजेंट ऑलवेज वर्क. बट मेरी एक थी कि मैंने सोचा है तो मुझे करना है. मेन्स आंसर राइटिंग अभी बहुत लंबी जा रही है. आई विल ट्राई टू लाइक फिनिश इन शॉर्ट. आंसर राइटिंग के मैंने बेसिक्स कुछ बता दिए थे कि इनिशियली 2020 वाले अटेम्प्ट में ही मैंने फर्स्ट आंसर राइटिंग जो शुरू की. प्रीलिम्स जब पोस्टपोन हुआ तब मैंने एक सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज ले ली थी. उसी से ही मुझे आइडिया आया जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या होता है. ये जो जनरल प्रोसेस है वो ऑप्शनल और जीएस में सेम ही रहेगी. देन जीएस की मैंने शुरू की आफ्टर आई न्यू दैट आई एम क्लियरिंग प्रीलिम्स. तो पहले से ही फुल एंड टेस्ट लिखने की इतनी हिम्मत नहीं थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एक्लेम्ड विद द प्रोसेस कि आंसर राइटिंग होती कैसे. तो 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखना मुश्किल होगा.
तो आई टुक एक जो हर दिन आंसर राइटिंग वाली प्लेटफॉर्म्स होती है, तो एक मैंने उठाई थी फॉर क्वेश्चंस. देन आई यूज्ड टू पोस्ट आंसर्स, लेकिन आजकल बहुत क्राउडेड हो रही है तो मिल नहीं रहा था. तो आई हैंग्ड अपॉन अ वेबसाइट. जो लोग दे यूज्ड टू चेक कि हर दिन आप 2-3 क्वेश्चन भेज सकते हो एंड दे चेक इट. वहां से मुझे सिर्फ इतनी हेल्प हुई थी कि आई अंडरस्टूड क्वेश्चंस जो मैंने बताया कि कितना स्पेस लेना चाहिए, कहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए, कहाँ पे मैप बनाना चाहिए. आई वाज ओवर द हाइप ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स. मैं अक्सर इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस कर रही हूँ. आई रियलाइज दैट, देन आई फोकस मोर ऑन माई कंटेंट. मैंने टाइम दिया एंड ये सब लर्न करने के लिए आई यूज दैट. उसके बाद मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट भी दी ऑफ सेट ऑफ 8. एक सिमुलेशन एक्सरसाइज पहले की थी. पहले अटेम्प्ट में 3 घंटे में मैंने नहीं किया था. जो पहला टेस्ट था दैट टुक अराउंड 5-6 आवर्स. कम होके भी टिल द एंड ऑफ मेंस जो मैंने मॉक्स दिया था उसमें कभी मैंने 3 घंटे में खत्म नहीं किया था. बट ऑब्वियसली मेंस में सीरियसनेस थोड़ी ज्यादा होती है एंड स्पीड, जो स्टैमिना, एनर्जी, आप कुछ भी बोलो, उससे हो गया था. फिनिश्ड इन 3 आवर्स. बट थोड़ी उसमें शायद मेरी अप्रोच हैफज़ार्ड रही. I got good marks in GS2, 4, 3 में. तो GS3 में it's getting difficult to predict, मार्क्स कम ही आ रहे हैं. एंड अब सोशोलॉजी में ना एक पेपर बहुत अच्छी गई, एक पेपर बहुत खराब गई. तो दिस टाइम अराउंड आई ट्राइड टू स्टिक टू दैट बैलेंस. जब सेकेंड अटेम्प्ट में व्हेन आई टुक द टेस्ट सीरीज, मैंने साथ में, तब मेरे बहुत सारे ये जो मैंने बताया था A4 शीट्स वाले जो थीम्स एंड ऑल कंटेंट में बहुत सारे रेडी हो गए थे. तो आई वॉज फोकसिंग मोर इनटू हाउ टू पुट इन क्वालिटी कंटेंट इन 3 आवर्स. तो शुरू से मैंने 8 फुल एंड टेस्ट विजन की ले ली थी. 2022 में 8 पेपर मैंने 3 घंटे में ही खत्म करके दिए थे. एंड सोशोलॉजी का भी सिमिलरली आई टुक अ टेस्ट सीरीज एंड सारे पेपर्स मैंने 3 घंटे में खत्म करके, बिकॉज इनिशियली दिस टाइम अराउंड इट वॉज मोर ऑफ अ रिविजन. पहले अटेम्प्ट में मुझे बहुत सारा बेसिक चीजें भी कवर करना था. दैट वॉज द डिफरेंस. And इस बार if you see my mark sheet, I didn't score a lot of marks in any particular paper, या बहुत कम मार्क्स भी नहीं आए. तो I can say कि जो मैंने ट्राई किया था that was successful, कि मेरी प्रिपरेशन बैलेंस्ड रहे, हर पेपर में मेरी एफर्ट सिमिलर जाए. एंड yes, that happened. ये जो मैंने एब्रीविएशन लिखी है यहाँ पे PHHEWW, दिस इज द एब्रीविएशन फॉर SDG गोल्स. ये कोई जनरल ऐसा नहीं है याद रखने के लिए सिमिलर, बट आई मेड दिस सो आई रिमेम्बर दिस. वही मैं बोल रही हूँ, आप खुद के लिए अपना बनाओ कि आप नोट कैसे कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइड कर रहे हो. दैट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर बेटर. आप डिपेंड करोगे कोई मुझे एब्रीविएशन बना के दे दे, दैट विल बी डिफिकल्ट. मैंने जो पहले बताई थी कि आधा मिनट सोचो आप कैसे लिखोगे, सारा स्पेस कैसे यूज करोगे पूरा कंटेंट के लिए, कौन सी थीम से आया, क्या कंटेंट यूज करोगे, उसके लिए सोच के ही मैंने किया था. देन हाउ डिड आई अटेम्प्ट, मतलब सीरियली या कैसे, ये क्वेश्चन मिला था, सीरियली नहीं किया था. आई फोकस मोर ऑन द बिगर क्वेश्चंस, 15 मार्कर्स. बट शुरू में मेरी ये भी लॉजिक थी कि मेरे फर्स्ट के 1-2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस खराब नहीं होने चाहिए. तो फर्स्ट मैंने 1, 2, 3 अटेम्प्ट किया. देन आई यूज टू गिव मोर फोकस ऑन द 15 मार्कर्स. उसके बाद आई केम बैक टू द 10 मार्कर्स एंड फिनिश्ड एवरीथिंग. ये एक जनरल मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था. सपोज 1, 2 के बाद आई वेंट टू 11, 12, 19, 20 अच्छा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपके पहले वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं एंड एंड में यू गिव लेस फोकस. एंड दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन क्वेश्चन के लेवल क्या है. जो इजी क्वेश्चंस होते हैं आई गिव लेस टाइम टू दैट. एज आई सेड 4-5 मिनट्स में मैं खत्म करूंगी एक 10 मार्कर इफ इट्स इजी वन. तो मुझे थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा मिलेगा टू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको मैं लास्ट में रखती थी टू राइट, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा पेज भरना मुश्किल होगा अगर आपको अच्छा कंटेंट नहीं है. तो वाई वेस्ट मोर टाइम ऑन दैट, बट रैदर मेरी फोकस ज्यादा होनी चाहिए विच आई नो बेटर. तो दैट वॉज माई अप्रोच. एंड जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगी उसके लिए भी आई डिड दिस कि जो भी रिलेटेड हो थोड़ा सा आप लिखिए, डोंट पुट इन गार्बेज, बट इंट्रोडक्शन आप अच्छी दे दीजिए, थोड़ी सी कंटेंट, एंड कंक्लूड इट इजीली. एथिक्स के लिए एक सेपरेट ये था कि जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया मैंने सुब्बाराव सर की बुक से कलेक्ट कर ली थी. मैं सारे नोट्स टेलीग्राम में शेयर कर रही हूँ. इफ़ यू सी दैट मैंने एथिक्स के लिए कुछ जेनेरिक टेम्पलेट्स बनाए थे. जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन आया इंटीग्रिटी रिलेटेड, नॉट नेसेसरीली कि वो सिर्फ ऐसी हो कि व्हाट इज इंटीग्रिटी एंड इज इट यूजफुल इन दिस. आजकल क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिकल आ रहे हैं, मतलब जो जनरल 10 मार्कर्स हैं दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू अ केस स्टडी क्वेश्चन.
तो मेरे पास कुछ कीवर्ड्स रेडी थे. अगर इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन हो तो ये 4 कीवर्ड शुड बी देयर इन माय कंटेंट. जैसे कि हुआ कि इंटीग्रिटी लाना कैसे, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब घर से हो गया, जो नेचुरली आता है. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मतलब जो बाहर से देना पड़ता है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस, आपके स्कूल से हो, एकेडमिक से हो, किसी और से हो. दिस वॉज द प्रोसेस. एंड ऐसे मैंने अराउंड 10-12 टेम्पलेट्स मेरे पास रेडी थे, फॉर्मेट्स की. ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे. एथिक्स में आपको एक मिल जाएगा. क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं. इवन इफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट, बट बेसिक प्रीमाइज सेम होता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सेम होता है. तो मेरे पास टेम्पलेट रेडी थे कि इसी थीम का क्वेश्चन आए तो आई विल राइट दीज कीवर्ड्स, मस्ट बी देयर. सिमिलरली केस स्टडीज में या तो आप ऐसे तो आप लिखोगे स्टेप्स, मतलब कुछ डिजास्टर हुआ या कोई एक केस ऑफ करप्शन, व्हाट विल बी योर स्टेप्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो आप पहले लिख सकते हो कि इमीडिएट क्या होगा, मीडियम टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा. एट द एंड ऑल्सो मैं एक पेज रखती थी टू राइट सर्टेन कीवर्ड्स रिलेटेड टू इसमें क्या क्या एथिकल जो भी है ट्रेड्स कवर हो रहे हैं. सपोज इट्स ऑन गवर्नेंस, तो आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारे एथिकल कीवर्ड्स होने चाहिए. ज्यादा थिंकर्स को ओवरडू ना करें. थोड़े थोड़े थिंकर्स यू कैन यूज. एट द एंड ऑफ द डे डू नॉट फॉरगेट कि एक जीएस का पेपर है, दिस इज नॉट एन एथिक्स ऑप्शनल, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है. बट आप जितना कीवर्ड्स लिखें उतना अच्छा. एंड कलेक्ट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल. एंड मेरा तो यही था कि आई यूज टू राइट द इंट्रो एंड देन कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, एनेक्डोट्स, जो भी वो सब आई यूज टू कंटिन्यू. ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है. थियोरेटिकल कंसेप्ट आई यूज टू राइट लेस. ऐसे में सिमिलरली आई डेंट गेट वेरी हाई मार्क्स इन ऐसे, बट जो भी किया फिर भी आई जस्ट शेयर कि दोनों ही ऐसे में मैंने एनेक्डोट यूज किया था. आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द कोट. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप पूरा एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी है कोट का याद रख के नहीं लिख रहे हो, तो इट्स अ बिट डिसरेस्पेक्टफुल टू द पर्सन हु सेज दैट. तो इसीलिए आई डेंट यूज कोट. मैंने दोनों में ही एनेक्डोट यूज किया था. एंड आई यूज टू अगेन जीएस के जैसे ही कंक्लूजन ऐसे में बड़ा था, एंड आई यूज टू मेक दैट अगेन कैची. लॉट ऑफ कीवर्ड्स, आप बड़े बड़े वर्ड्स लिखिए, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, जो भी, इवन इफ इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. एक्चुअली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ऐसे में ही ज्यादा आई थिंक ज्यादा कंटेंट डाल सकते हैं. इट्स मोर ओपन माइंडेड, मतलब आप किसी भी फॉर्मेट में उसको फिट इन कर सकते हो. कोई टेक्नोलॉजी का, गवर्नेंस का आया तो कंटेंट थोड़ा लिमिटेड रहता है कि इसी दौरे में रह के लिखना है. बट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन गिव्स यू दैट फ्रीडम. आप कोई भी फॉर्मेट डाल लो. एक में मैंने ऐसे टेम्पोरल डाल दिया था कि हिस्टोरिकल आइडियाज क्या हैं, अभी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या है, कंक्लूजन्स क्या है, एंड फ्यूचर में व्हाट आई एक्सपेक्ट दिस टू हैपन. दूसरा ऐसे में आई यूज अ फॉर्मेट जैसे जो एक पेस्टल है, बहुत जेनेरिक टेम्पलेट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, देन सोशल, ऐसे आप सेग्रीगेट करके कुछ कुछ लिख सकते हो. ऐसे के लिए कोई सेपरेट बुक नहीं थी. ऐसे मैंने प्रैक्टिस तो किया था, 3-4 मैंने लिख के गई थी, बट आई यूज टू स्क्रिबल अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो भी प्रीवियस से पूछ चुके हैं. तो इन 1 पेज मैंने थोड़ा सा स्क्रिबल कर लिया कि ये एनेक्डोट आई कैन यूज इन द इंट्रोडक्शन. देन कंटेंट के लिए मेरे पास सफिशिएंट, द बॉडी पार्ट के लिए मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट है क्या, तो दैट आई यूज टू चेक. एंड देन अ नाइस कंक्लूजन. तो 1-2 पेज में ही आई यूज टू प्रैक्टिस 1 essay. सोशियोलॉजी का मेरा जो है रिवाइज करने के लिए यूज्ड, मतलब बहुत प्रॉब्लम ये है इन ऑप्शनल की बहुत सारे रिसोर्सेस है एंड सब कुछ एक जगह पाना डिफिकल्ट है. तो मैंने इसके लिए पूरा अपना कॉम्प्रिहेंसिव नोट बना लिया था. बट दिस इज मोर ऑफ अ जीएस सेशन. डिटेल्स आपको अगर आप कोई लेना चाहो तो आप टेलीग्राम से ले लेना. नोट्स सारे मेरे रेडी थे. आई नेवर वेंट बैक टू द बुक्स. वही नोट्स को रिवाइज करके मैंने एग्जाम में रिप्लिकेट किया था. अगेन इसमें भी कंक्लूजन टेम्पलेट्स रेडी थे. दिस वाज सेम फॉर माय एसे, जीएस, मेन एंड ऑप्शनल. लैंग्वेज पेपर के लिए बस 1-2 मिनट बोल दूंगी. आप जो भी लैंग्वेज ले रहे हो उसमें एक जनरल होती है कि हमारी टच छूट गई है तो कैसे उसको कैसे रिवाइज करना है, कैसे लिखना है. मेंस दे रहे हो तो सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी. एंड मैंने तो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लैंग्वेज पेपर दिया है. व्हेन आई गिव द स्टेट पीएससी मैंने अपना मदर टंग ओडिया में दिया है, बट मैंने बहुत ज़्यादा वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं था. अब तो आई रेड इट अप टू क्लास 7-8. तो आई थॉट कि यूपीएससी के लिए आई चूज हिंदी. आई फाउंड इट मोर रिलेटेबल. तो उसमें मेरी ये थी अप्रोच कि बहुत ज़्यादा ऐसे बुक्स पढ़ना नहीं है. थोड़ा ग्रामर आप देख लो, घर पे कोई है तो आप हिंदी में बात कर लो.
थोड़ा चल जाएगा वाला लैंग्वेज ऐसे भी लिखो तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू राइट पूरा जो जीएस लेवल ऑफ ऐसे। बट मैंने ये किया था कि आई जो ऐसे की प्रैक्टिस है उसको आप जो आपकी ऑप्शनल तो द लैंग्वेज पेपर के ऐसे में यूज करो। आई यूज टू थिंक दैट ऐसे इन इंग्लिश कि ये जीएस का ऐसे मैं कैसे लिखूं, तो उसका एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क बना दिया रफ में, देन उसी को मैं ट्रांसलेट करके लिखती थी। आई डेंट डिवाइज अ पर्टिकुलरली हिंदी ऐसे टू राइट, इंग्लिश का ट्रांसलेशन आई यूज टू राइट इन हिंदी। थोड़े थोड़े वर्ड्स याद रख लो, जैसे आई यूज गूगल ट्रांसलेट, जैसे मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी क्या है, डेमोक्रेसी, सेक्युलर, सोवरेन, ब्यूरोक्रेसी का हिंदी क्या है, करप्शन का क्या है, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी, ये सब थोड़े थोड़े आप ऐसे में यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। एक बहुत बड़ी क्वेश्चन थी, मैंने पेन कौन सी यूज की थी, अब तक मैंने वो किया नहीं है, दैट वाज रेनॉल्ड्स ब्लैक रेसर जेल, हर पेपर में, नो अदर कलर, नो अदर ब्रांड ऑफ पेन, तो दैट्स इट इफ यू वांटेड टू नो। एग्जाम में पेन होती है मेंस में, तो उसको दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच शुड बी डेल्ट विथ। ये प्रॉब्लम मुझे 2020 अटेम्प्ट में भी हुई थी। आप अच्छे से ईट गुड फूड एंड गो, उसको स्किप नहीं करना है। 2020 की एक्सपीरियंस बताओ तो बाय द टाइम आई रोट माई GS2 पेपर आई कम्प्लीटली मैं ब्लैक आउट हो गई थी, बिकॉज आई थॉट कि आई विल ईट लेस सो दैट मुझे नींद ना आए एग्जाम के बीच में एंड आई कैन राइट, बट दैट बैकफायर्ड। फॉर्चुनेटली मार्क्स तो अच्छे आए थे, बट बाय द टाइम एग्जामिनर मेरे से कॉपी ले रहे थे, आई कम्प्लीटली फेंटेड इन माई एग्जामिनेशन हॉल एंड माई पेरेंट्स वर स्कैर्ड कि मैं GS3 and 4 कैसे लिखूँ। तो I took this as a lesson। इस बार this time around I took care of my physical health properly, अच्छे से खा पी के जाना, and इतना लिखना होता है, कभी कभी हाथ में पेन होता है, take a diclofenac gel, this will be an advice। and motivation के लिए वही बोलूँ, mental health, yes it is important, and motivation अंदर से ढूंढो, प्लीज डोंट फाइंड इट एक्सटर्नली। मैंने एक बार एक क्वेश्चन मुझे पूछा था, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो क्या, आप मूवी में क्या पसंद करते हो, मोटिवेशनल मूवीज देखते हो क्या? तो आई फाइंड इट पर्सनली, आई फाइंड इट वेरी बोरिंग, मैं सो जाती हूँ। मोटिवेशन तो तब होगी जब आप उसमें एकेडमिकली या प्रोफेशनली इंडल्ज होंगे, जब आप पढ़ रहे हो, दैट इज योर मोटिवेशन। टीवी देखना, मूवी देखना, दीज आर माई पास टाइम। I should not find motivation in these things. So I prefer a funny movie, a comedy movie, कोई भी OTT का कुछ हुआ। तो मेरी यही थी, मोटिवेशन इज लाइक इफ आई सिट टू स्टडी, 1 घंटे में मेरी कॉम्पिटिटिव नेचर ऐसी होती थी कि आई कॉम्पीट विद माई सेल्फ। कोई किसी को आप एक चैप्टर पकड़ा दो कि 1 घंटे में मैं इतने सारे चैप्टर्स कवर करूंगी, नो वन एल्स शुड बी एबल टू डू दैट। तो ये मेरी सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन थी खुद के साथ, दैट इज वॉट माई मोटिवेशन वॉज। एक जिद रखो कि ये खत्म करनी है, ये करनी है, मार्क्स देनी है। मैंने जो कोचिंग वाली एक्सपीरियंस बताई उसमें शेयर करूं तो एक रीजनल कोचिंग सेंटर में समवन टोल्ड मी कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, ये नहीं करते हो, कहते ही वाज अ वेरी ओवरपावरिंग पर्सन। आई वाज नॉट एज कॉन्फिडेंट एज आई स्पीक टुडे। तो बहुत डर गई थी उस दिन, एंड ही गेव मी अ स्टेटमेंट कि ऐसे होगा तो आप नहीं कर पाओगे, आप 12 घंटे बैठ के पढ़ो। आई नेवर हैड दैट पेशेंस कि एक दिन में 12 घंटे बैठ जाऊं, तो डिवाइड होके चलता रहता था। तो अंदर एक जिद थी कि आई विल प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड टेल हिम वन डे, एंड ही केम टू माई हाउस टू एक्चुअली, जो रिफंड की बात मैं बोल रही थी, तो दे वर क्लेमिंग कि मैं उनकी स्टूडेंट थी, एंड आई डिडंट गो फॉर लाइक 2 days। तो ये आप पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ ही लो, इट गिव्स अ लेवल ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मैंने उसको गलत प्रूव किया एंड ही केम होम टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। He was claiming कि मैं उनकी student हूँ, and this money I got back after 4 years, जो it was rightfully mine. There was no consumer court. तो बस यही मैं इतनी मोटिवेशन शेयर कर पाऊंगी, एंड गिविंग अप जो सारे वैसे होते हैं डिस्ट्रैक्शंस की, कोई और जॉब ले लूँ, कोई यूनिवर्सिटी जाऊँ, मास्टर्स कर लूँ। आई कम फ्रॉम दिस कॉलेज जहाँ US जाना इज अ ट्रेंड, तो I always had that, and it's okay to have these kind of distractions। ये कोई गलत बात नहीं है, एंड आप सब कुछ ट्राई करो। UPSC इज नॉट लाइफ, इससे आगे बहुत कुछ है। आप ऐसे भी मत सोचो कि आई एम स्टैंडिंग हियर सो आई एम सेइंग दैट। आई विल टेक अ सेकंड। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे भी हैं कि
they don't reach that ambition. एक ambition रखो. And there was a question also, एक job interview में question था. I hope मुझे UPSC में भी ये पूछ लेते तो शायद मार्क्स और आ जाते. He gave me a question कि आप जो it's a general question, 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देख रहे हो? Where do you see yourself in 5 years? तो मुझे ये प्रमोशन चाहिए, मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, इट्स अ गुड थिंग. बट आई से कि आई वांट टू बी 5 into 365 days बेटर देन व्हाट आई एम टुडे. मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है. एंड वॉट एवर यू डू, इट्स डांसिंग, सिंगिंग, आप कॉर्पोरेट में हो, आप कंसल्टेंट हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, CA हो, कुछ भी हो, जस्ट बी बेटर देन योर सेल्फ. कॉम्पिटिशन खुद के साथ करो. एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप सब भी एक दिन टॉपर स्टॉक दोगे. एंड आई विल सी योर वीडियो ऑन यूट्यूब. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. अगर कोई क्वेश्चंस हो ऑल्सो आई विल बी ग्लैड टू टेक देम अप. So, ma'am, how did you balance notes enrichment process and answer writing during those actual 3 months after prelims? एक तो एक बहुत बड़ी फायदा होती है प्रीलिम्स की, दैट यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट इन योर माइंड. तो मेंस से पहले आई डिडंट रिवाइज अ लॉट ऑन दोज जो बुक्स थे, बेसिक बुक्स, बिकॉज प्रीलिम्स की प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग, मतलब अक्सर पीपल से कि आप थोड़ा बस काम चल जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए, उतनी करो. बट आई हैड दैट कि अगर मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी है, दैट मीन्स आई हैव अ होल्ड ऑन माई कंटेंट. आई ओनली हैव टू प्रिपेयर मोर ऑन हाउ टू मेक माई आंसर्स लुक बेटर. तो उसको मुझे रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी. आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड, बस लिख के उसको कैसे बेटर करना है वही सीखने में टाइम जा रहा था. Hello, ma'am. Ma'am, as you mentioned, your prelims strategy were very comprehensive. So, what kind of content and into what depth you prepared, and did that compensate you in your answer writing? Because you said that from initially you didn't did that. So this is my question. डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं करनी है. GS जनरल स्टडीज एज इन आपको मतलब थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए. तो मैंने जो बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें जो भी टॉपिक्स है, जो भी थीम्स है, या फिर इवन इन द फुल लेंथ टेस्ट जो भी थीम्स है, आई नीड टू एंश्योर कि मुझे उसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कुछ पता होना चाहिए. सो दैट अ क्वेश्चन इन दीज टर्म्स कम, एटलीस्ट आई एम एबल टू एलिमिनेट. तो माई डेप्थ वॉज अप टू दैट. आई यूज टू कलेक्ट दिस टॉपिक्स एंड ऑल. मैंने बुक वाली जो दिखाई, बुक में इफ इट्स देयर then I used to revise that. If it's not there, मैंने मार्जिन में लिख दी थी. तो ऐसे टिक मार्क्स थे कि ये टॉपिक्स कवर होने चाहिए. These topics will come from those questions itself. And ma'am, while we write answer in few questions, we have enough knowledge in which we can write many points, but the word limit doesn't allow us. So how can we prioritize what points to write? There will be difficult questions जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया ना हो. इन दैट केस यू विल हैव लिमिटेड कंटेंट ओनली. तो वहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. आप जितना पता है उतना लिख के क्वेश्चन को एंड करो. डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दोज क्वेश्चंस. बट हाँ, जिसके लिए सपोज एक क्वेश्चन मैंने ये भी बताया, कुछ कुछ होते हैं कि बहुत ज्यादा कंटेंट हो, हाउ टू प्रायोरिटाइज दैट. उसमें आएगी योर हेल्प फ्रॉम दोज फैक्ट्स, फिगर्स, पॉइंट वाइज कैसे स्किम करके लिखना है, डायग्राम बना के बहुत कम स्पेस में कैसे बहुत कुछ डालना है. तो दैट दोज डायग्राम्स यू कैन यूज, यू कैन टेक अ लॉट ऑफ हेल्प. मैंने एक मैप के बारे में बताया. अगर मैं ट्राइबल जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो अपॉर्चुनिटीज है इन फूड प्रोसेसिंग, सब कुछ लिखने बैठूं तो इट विल टेक अराउंड 2 pages. मतलब सारे स्टेट वाइज आई यूज्ड टू राइट ऑल 28 स्टेट्स, तो 28 पॉसिबिलिटीज. उसको आप मैप में कर दो तो कम स्पेस में हो जाएंगी. इसमें है कि प्रायोरिटाइजेशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. इफ यू आर पुटिंग इन ऑल द कंटेंट इन लेस स्पेस, एंड अगर एंड में भी आपके पास फिर भी कंटेंट है, देन दिमाग में रखना है कि 7 मिनट फॉर 10 मार्कर्स एंड 14 minutes फॉर 15 मार्कर्स. इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है एक क्वेश्चन में. तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज. यू लर्न इट विद प्रैक्टिस. एनीथिंग एल्स? हाँ. Ma'am, how did you use that opinions and columns in your answers from editorials? मैंने बता एडिटोरियल्स एंड न्यूज़पेपर मैं सिर्फ पढ़ती थी. दैट वाज मोस्टली टू एनरिच माय होल्ड ओवर द लैंग्वेज. मतलब गवर्नेंस वाले आंसर कैसे होने चाहिए.
तो उसको मैंने नोट में कभी नहीं डाला, तो आई कांट एग्जैक्टली टेल यू हाउ मच डिड दे हेल्प मी, बट येस अगर वहाँ से कंटेंट कॉपी होके जो मंथली PDF है करंट अफेयर्स से वहाँ पे थे, देन यस आई टोल्ड यू आई यूज देम. उसको मैंने आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई नोट्स ऑन टेलीग्राम, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लो, वहाँ पे मैंने नोट कर लिया जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा. That's it. Anything else? Or is it not clear? Please. Ma'am, I'll come to you. in an year, what ratio of your time you devoted to optional against GS in a particular year? नहीं, ईयर वाइज आई कांट से, बट मैं फेज वाइज बताती हूँ. प्रीलिम्स से पहले ऑप्शनल का मोस्टली बेसिक प्रिपरेशन था, तो यू कैन से कि इट वाज लाइक 65 to 70% ऑफ माई टाइम GS, 30% टू ऑप्शनल. बट बेटर आप इसको 60-40 करो, बिकॉज पहले अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स कम आए थे ऑप्शनल में, तो आई वोंट रेकमेंड दिस स्ट्रैटेजी. बट आफ्टर प्रीलिम्स जो 3 महीने होते हैं, दैट गिव्स यू अ बिग स्टैमिना. आप खुद रियलाइज करोगे व्हेन यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स ना, एक एनर्जी आ जाती है, मतलब तब 10-12 घंटे भी बैठ के पढ़ लोगे. तब आई यूज टू गिव मोर टू माई ऑप्शनल, मोर टाइम टू माई ऑप्शनल, लाइक 60% ऑफ माई टाइम टू ऑप्शनल, 40% टू GS and essay. Okay? One more. Okay, this is the last question I'll take up. Ma'am, for any option, how much preparation is required to fetch the mark we want to attain? Like, what is magnitude of marks could be like 280, 290, 300? See, marks will vary every year. Highest mark क्या होते हैं? This time around 300 बहुत कम मिला है, rarely. I'm personally not aware. Sociology में किसी की थी, but this time around 270, 280 is competitive. अच्छे marks हैं, and most toppers have got in that range. But that will vary because कभी UPSC की marking strategy हो जाए कि हम 300 से ज़्यादा नहीं देंगे, 280 से ज़्यादा नहीं देंगे. That doesn't mean your answers are not worth it. Okay? Please. मैम, आपने कहा था कि इकोनॉमी के लिए जो आपने रिसोर्स यूज़ किया था, तो उन्हीं सेम फैकल्टी के एक करंट अफेयर्स के लिए भी क्लासेस होती हैं, तो आपने वो क्लासेस यूज़ की थी या फिर अपने मंथली कंपाइलेशन या जो ईयरली कंपाइलेशन होता है उसको यूज़ किया था फिर? क्योंकि करंट अफेयर्स की नहीं, सी मैंने बोला ना, जो 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी सेम, सिर्फ 10% ज़्यादा होगी. तो आप अगर किसी फैकल्टी की, किसी मेंटर की कोई चीज़ ले रहे हो, तो स्टिक टू ओनली वन. क्योंकि इफ यू लाइक सी दैट ऑल्सो जेनरिक है, मतलब आप मेरी बात एक बार सुन रहे हो, आप फिर से मुझे बुलाओगे बोलने के लिए, तो 80% चीज़ मैं सेम ही बोलूँगी. हार्डली कुछ 5-10% का डिफरेंस होगा, एंड वो आप कहीं और से भी कलेक्ट कर लो. तो दैट वाज माय लॉजिक. मैं सिर्फ उनका वो कोर्स, वो जो नोट्स होते थे, दोज हैंडआउट्स, उसी को ही मैंने फॉलो किया है, नथिंग एल्स. यस. 2020 के मेंस में ऐसे कौन से इश्यूज थे जिनको आपने इम्प्रूव किया था, तो 2022 में आपकी रैंक इतनी बेटर आई? दिस आई कवर्ड. मेरे GS1 एंड GS3 सोशियोलॉजी पेपर 2, इसमें मार्क्स एक्चुअली सोशियोलॉजी पेपर 2 ही था सबसे बड़ा कल्प्रिट, बिकॉज आई गॉट समथिंग अराउंड 100, मतलब पेपर 1 में आई गॉट 140 में मार्क्स, पेपर 2 में आई गॉट 102, 103 समथिंग, which has increased this time by 40 marks around. That was a major leap. What was the reason behind? प्रिपरेशन सही नहीं थी. आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि पेपर 1 अच्छे से हो. इट्स नेचुरल, मतलब सोशियोलॉजी में ऐसी है कि पेपर 1 को आप अच्छे से करो, उसके रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में. पेपर 2 के थोड़े कम है क्योंकि क्वेश्चंस डायनामिक होते हैं, एंड जो रेगुलर रिसोर्स है उसके साथ भी मतलब क्वेश्चंस जनरली नहीं आ रहे हैं. बट ये है कि अगर पेपर 1 का आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप पेपर 2 के आंसर्स लिख सकते हो. आई वेंट विद दैट ओवर कॉन्फिडेंस. मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी ऑन पेपर 2. दिस टाइम अराउंड मैंने पेपर 2 के भी 3 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, लास्ट टाइम नहीं दिया था. और मैम, आपने 2022 के प्रीलिम्स से पहले मेंस की आंसर राइटिंग की थी? वही तो 2020 प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो किया था. देन मैंने अपना स्टेट PCS का भी जो किया, उसमें यस आई विल कवर. सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज मैंने 3 लिया है, सॉरी 4. स्टार्टिंग में एक जो मैंने ली थी, आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दैट 2020 में, तो मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट, खाली फुल लेंथ टेस्ट विजन की अवेलेबल होती है, वो दे दी थी, लेकिन वो भी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया. दिस प्रॉब्लम आई जज्ड. उसके बाद मैंने एक और टेस्ट सीरीज ली थी, द गैप टाइम, 2021 में, जब मैंने नहीं लिया था, मतलब अटेम्प्ट नहीं दिया था, एक और टेस्ट सीरीज किया, तभी मेरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स रेडी हुए. इट वाज नॉट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट.
एंड मोस्टली रेडी थे बाय द टाइम आई गिव दिस. तो इस बार मेरा सिर्फ प्रैक्टिस था कि वो सारा कंटेंट पेपर में आना चाहिए 3 घंटे में. दैट वाज माय ओनली फोकस. यू हैड अ क्वेश्चन. Hello, ma'am. First, congratulations. Thank you. Ma'am, even I'm from Odisha. I'm from Rourkela and I feel super proud to sit in front of you. Thank you. And ma'am, मैं actually ये पूछना चाहती हूँ कि आपने CSAT के लिए specifically कुछ prepare किया था या your technical background played its role? ये बहुत बड़ी फेक न्यूज़ है मार्केट में. लाइक इट केम इन कोविड. इंजीनियर्स की भी बहुत खराब जाती है पेपर, ऐसी नहीं है. हाँ, मैंने कोई सेपरेट बुक नहीं ली थी. यू कैन से माई बैकग्राउंड हेल्प इन द सेंस कि मुझे बेसिक चीज़ें कवर करने के लिए बुक या कोई कंपाइलेशन ज़रूरी नहीं पड़ी. बट मैंने टेस्ट दिया था. हमें प्रॉब्लम क्या होती है, सिंस टच नहीं है इतने सालों से, एक तो आई प्रेफर मोर क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस ओवर पैसेज क्वेश्चंस. पैसेज मुझे डिफिकल्ट लगती है. मतलब दिस टाइम अराउंड पैसेज क्वेश्चन ईजी थे, बट बोथ द अटेम्प्ट्स आई गेव बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट. तो मैं क्वांटिटेटिव जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा अटेम्प्ट करती हूँ. प्रॉब्लम उसमें होती है टच छूट जाने की वजह से वी डू इट वेरी स्लो. बट एक्चुअली जो डिमांड होती है कि 50 क्वेश्चन से आप सॉल्व करो, उसमें भी 2-3 गलत हो सकते हैं, वो नहीं हो पाता था. तो मैंने स्टार्टिंग में आई गेव जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम 13 to 19 बिफोर माई 2020 अटेम्प्ट, मैंने सारे दिए थे. एंड आई जो स्टॉप वॉच लेके दैट आई एम एबल टू फिनिश इट इन 1 hour 45 minutes. बिकॉज फिर यू हैव टू कम बैक एंड डार्कन एवरीथिंग. एंड मैथ्स के क्वेश्चन अक्सर ऐसे होते हैं कि हम जिद पे अड़ जाते हैं कि ये तो करना ही है. आई कांट स्किप दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स. वो ईगो पे नहीं लेना है. नहीं हो रहा है तो छोड़ दो. बट या गो विथ अ प्रैक्टिस ताकि हाथ में वो स्पीड रहे. मैं 2 घंटे में कर पा रही हूँ. तो आई डिड दैट प्रैक्टिस. एंड थोड़े से विजन का मैंने अभ्यास दिया था, उसमें CSAT फ्री था. तो 2-3 में तो ऐसे 8-10 मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे. So strategically English के questions कम और reasoning के ज़्यादा करने चाहिए. Yes. क्योंकि I attempted 2021 attempt. I gave that attempt and I could not finish that paper. So the thing you said, I was stuck with those maths questions. Right. So give up that ego if you're doing maths. And English के लिए I think the toppers who know that better can advise you more. मैं ज़्यादा prefer नहीं करती थी वो questions. Thank you. You're welcome. Good afternoon, ma'am. From this side, your left. My left. Okay. Yes. Yeah. Ma'am, please share some of your interview questions. तो ये आपका कौन सा attempt है, if I can know? It is not my. I will give attempt in 2025. हाँ, तो पहले my advice is पर्सनैलिटी टेस्ट को इतना इम्पोर्टेंस अभी मत दो. बिकॉज सी एक चीज है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. हर किसी की ओपिनियन सेम नहीं होगी एंड आई ऑनर दैट एज वेल. कि पर्सनैलिटी तो शुरू से डेवलप होगी एंड आपकी अच्छी होगी, आप शुरू से करोगे तो अच्छा करोगे. ऑनेस्टली नो, मैं अभी जैसे बोल रही हूँ आपको, आप किसी से भी पूछो, पीपल हु नो मी, आई यूज्ड टू सिट इन द लास्ट बेंच. मैंने कभी हाथ उठा के आपके जैसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा है. एंड आई नेवर स्पीक अप. मुझे स्कूल में टीचर्स डांटते थे कि आप बोलते क्यों नहीं हो, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड वो सब. तो दैट डजंट हैपन. बट पर्सनैलिटी टेस्ट में आई वेंट इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मोड. द डिफरेंस इज कि जब आप GS और मेंस की प्रिपरेशन अच्छी करोगे, द नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस. बोलने के लिए आई शुडंट स्पीक रबिश, आई शुड स्पीक कॉन्टेंट. दैट शुड बी माई स्ट्रेंथ. इंग्लिश आपको अच्छी नहीं आती हो, बट अगर आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, यू विल बी एबल टू कन्वे दैट to the panel. फिर भी I'll cover पहले अटेम्प्ट में 2020 में questions were a little random. मतलब ऐसे में भी सर के माइंड में, RN चौबे सर थे पैनल, सर के माइंड में कुछ questions थे which he had to ask. तो my first question was कि जम्मू कश्मीर के पास पाकिस्तान एंड चाइना के पास जम्मू कश्मीर का इंडिया का कितना पोर्शन है. तो आई सेड कि एग्जैक्ट टर्म्स में मुझे पता नहीं, बट आई कैन टेल यू परसेंटेज वाइज. थोड़ा गेस करने के लिए आपको पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए. तो ही टोल्ड मी नहीं, मुझे नंबर्स में आंसर चाहिए. एंड आई वाज ब्लैंक देयर कि नंबर्स तो मुझे नहीं पता है, हाउ डू यू रिमेंबर दैट इन स्क्वायर फीट. देन सब्सिक्वेंटली 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए जो मुझे पता नहीं थे. देन ऐसे मतलब दोज वर नॉट रिलेटेड. तो दैट हिट माई कॉन्फिडेंस अ बिट. मैंने जो पहले बताया, अगर मेरे पास नॉलेज होती तो
It doesn't matter if I have a good personality or not, if I'm a good speaker or not. मुझे पता है तो मैं बोल पाती. This time around, my question were more on predicted lines. Preparation के अंदर थी. 85% of the questions were on computer science. If you want, I can share. थोड़े questions मेरे state के बारे में थे. मतलब उड़ीसा में there's a issue, problems, development नहीं हो रही है to tribals. There's a regional problem, Western Odisha and Eastern Odisha. ये question थी. Computer science के question were mostly focused on security के related था कि मुझे क्या लगता है, why do we have more software professionals? We are exporting, outsourcing people to US in software development. But जो attacks होती है, मुंबई पावर ये में जो एक sabotage हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कुंदकुलम में एक प्रॉब्लम हुआ था, this वाना पेटक्राई malware, ये सब जो आ रही है, why do we have a scarcity of cyber security professionals? ये क्वेश्चन थी. There was a question on the same day Silicon Valley Bank fail हुई थी USA. It was the same day my interview was scheduled, तो उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी. And these are few I can remember right. मैं पूरी ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर ही दूंगी, टेलीग्राम ID I'll share, वहाँ से आप पूरा देख लेना. Okay, ma'am. Thank you. Good evening, ma'am. Hello. Ma'am, what was your strategy of newspaper reading? न्यूज़पेपर में द हिंदू पढ़ती थी. एवरी डे 30 minutes to 45 minutes मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम आई डिडंट स्पेंड. एंड द हिंदू एक ही, बस उतना ही. Ma'am, how did you select the content which is to read and what to skip? आप पेपर देख लीजिए, जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो तो आपको स्किप करना ही है. एक पॉलिटिकल कुछ न्यूज़ आते हैं कि कौन से पार्टीज में क्या चल रही है, ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं. ऑप्शनल के लिए थोड़ा थोड़ा चाहिए, एंड डिफेक्शन के लिए आपको थोड़ी आइडिया होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ स्टेट में ये सब हो रही है. तो स्किप एज इन मैं उसको स्किम करके ही पढ़ती थी. आई यूज्ड टू रीड द फर्स्ट पेज प्रॉपर्ली, देन थोड़ा स्टेट का कुछ देख लिया. वो एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम पे ज़्यादा है. प्रीवियसली आई यूज्ड टू इग्नोर. एडिटोरियल वाले 2 पेजेस में पूरा रीडिंग मार लेती थी. इंटरनेशनल न्यूज़ जहाँ आती थी, एक ही 2 पेज होंगी, उसको मैं देख लेती थी. एंड द इकोनॉमी पार्ट, दैट आई यूज्ड टू रीड प्रॉपर्ली. एज इन पूरा डिटेल नहीं, हेडलाइन अच्छे से पढ़ें, उसका जो डिस्क्रिप्शन 2-3 लाइन होता है वो देखें, इंट्रोडक्शन पढ़ें, मतलब स्टार्टिंग का पैरा, बीच वाला थोड़ा, एंड का पैरा. आप जब बार बार, इनिशियली मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, 1-1.5 घंटा लगता था, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाए कि जल्दी जल्दी कैसे पढ़ना है. तो दैट आई यूज्ड टू डू. एंड हर पेज पूरा ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये सिलेक्टेड पार्ट्स आई यूज्ड टू फोकस मोर. Ma'am, in your interview, did they ask more question from your graduation or Yes. मैंने बोला ना 80 to 85% of the time, जो 30-35 मिनट I was there, it was mostly on computer science. So did you prepare it thoroughly? Did See, you revise your graduation notes from graduation or not? no. ग्रेजुएशन में हम जो पढ़ते हैं वो टेक्निकल होती है. जैसे कि कंप्यूटर साइंस का अगर कोई बैकग्राउंड का है, दे विल नो वी यूज्ड टू लर्न एल्गोरिदम्स, कैसे एक सॉफ्टवेयर रन करना, ये पीपीटी चलेगा कैसे इन द बैक ऑफ अ लैपटॉप, बैक ऑफ अ कंप्यूटर, वो सब दे विल नॉट आस्क. टेक्नोलॉजी के लिए मैंने जैसे एक साइबर सिक्योरिटी वाली क्वेश्चन बताई, तो दैट कैन बी अ जीएस क्वेश्चन एज वेल. आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में ये सारे मैलवेयर्स आ रहे हैं, मुंबई में जो प्रॉब्लम हुआ, चेन्नई में क्या प्रॉब्लम हुआ, एंड कौन कौन से ज़्यादा होते हैं. जैसे जो इम्पोर्टेंट साइट्स होते हैं, कोई पेट्रोलियम रिजर्व हुआ, दैट विल बी अ रिस्की टारगेट फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स. दिस इज अ बेसिक जीएस नॉलेज. इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज एक्चुअली नहीं चाहिए. Means implementation of your subject in day-to-day life. Yes. Okay. Thank you, ma'am. It's done. Thank you, everyone.